हे हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप। आपका स्वागत करता हूं आज के सेशन में। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, मैं लेकर आया हूं आपके लिए लेक्चर नंबर 2। हमारा क्लास 11th नाम है चैप्टर का रिलेशन एंड फंक्शन। ओके। प्रीवियस लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो भाई जाकर देख लो, क्योंकि उसके अंदर मैंने डिस्कशन करा था किसके बारे में, क्रॉस प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट और रिलेशन क्या होता है, समझ लिया था। ठीक है। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी जर्नी फंक्शंस की तरफ। फंक्शन जानते हो ना, फंक्शन क्या होता है। फंक्शन मान लो सारी की सारी जो मैथ्स है ना, वो पूरी लगभग सारा कुछ फंक्शन है। मतलब जो बच्चा 9 10 पढ़ रहा है ना, उसको पता ही नहीं है कि वो फंक्शन पढ़ रहा है। पॉलिनोमियल्स फंक्शन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो सारी सारी क्या है, फंक्शंस में आ रही है। इवन आप एपी पढ़ गए हो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, वो भी आपका फंक्शन है। सीक्वेंस एंड सीरीज सारा कुछ फंक्शन में आता है। तो कुल मिला के सारी सारी जो दुनिया है ना, उसमें आपके पास इर्द गिर्द सारा फंक्शन ही फंक्शन घूम रहा है सारी जगह। तो आज यहाँ पर से हम फंक्शन का बेसिक समझेंगे और ढंग से समझेंगे, बेसिक से एडवांस जाएंगे। लेक्चर थोड़े ज्यादा होंगे क्योंकि फंक्शन जो है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, 12th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं हर चीज को बारीकी समझाने के लेक्चर थोड़े ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन डिटेल आपको पूरी पूरी मिलेगी हर चीज के अंदर। तो आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, तो देखो आप पढ़ेंगे यहाँ पर से पहली चीज तो फंक्शन क्या होता है, फंक्शन की डेफिनेशन समझेंगे। 2 3 प्रकार की डेफिनेशन होती है, उसको अच्छे से फील करेंगे ताकि आप कभी भूलो ना। ठीक है। उसके बाद आज हमारे पास रियल फंक्शंस की बात करेंगे। रियल फंक्शन के बाद हम इक्वल फंक्शन को भी खत्म करके चलेंगे, तो समझ के चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर बिना देरी के। ठीक है। चलो भाई, तो सबसे पहली चीज जो है ना, फंक्शन वर्ड है, उसका मीनिंग क्या होगा, है ना। फंक्शन वर्ड का मीनिंग क्या होगा। तो फंक्शन होते हैं ना अपने पास, जीवन में नहीं बोलते कि भैया उसके प्रोग्राम हो रहा है तो उसको बोलते हैं फंक्शन हो रहा है ना। फलाना का प्रोग्राम हो रहा है, फंक्शन हो रहा है, ये हो गया, वो फंक्शन कर रहा है, ये चीज फंक्शन कर रही है। तो कहीं ना कहीं फंक्शन वर्ड का आप इंग्लिश में बहुत यूज करते हो, है ना, कि ये जो चीज ये फंक्शन करती है, उसके प्रोग्राम हो रहा है, वो फंक्शन हो रहा है। तो सब चीजें कहीं ना कहीं आपको पता है फंक्शन वर्ड का मीनिंग। तो फंक्शन वर्ड का मीनिंग यहाँ पर हम मैथमेटिकल वे में देखो क्या है वो समझते हैं। तो भाई देखो, बढ़िया तरीके से समझेंगे एकदम देसी भाषा के अंदर। तो टर्म फंक्शन इज यूज्ड द टर्म फंक्शन इज यूज टू डिफाइन द डिपेंडेंस ऑफ वन फिजिकल क्वांटिटी ऑन अनदर। क्या सर, क्या सर। भाई यहाँ पर से ये बताता है कि एक क्वांटिटी की डिपेंडेंसी दूसरे के ऊपर, ऐसे आप फंक्शन वर्ड को डिफाइन कर सकते हो कि एक क्वांटिटी का दूसरी क्वांटिटी में डिपेंडेंस जो है वो आप फंक्शन से डिफाइन कर सकते हो। सबसे बेसिक चीज यही है। तो जैसे मान लो एग्जांपल के लिए मैंने क्या लिया है, एरिया ऑफ सर्कल। अब एरिया ऑफ सर्कल तो आपको पता होगा ना क्या होता है, ए बराबर में पाई आर स्क्वायर। तो अगर मैं आपसे पूछूं, पाई तो आपका कांस्टेंट है, यहाँ पर आर और ए जो है ना, उनकी वैल्यूज चेंज हो सकती है क्योंकि वेरिएबल है। तो आर की वैल्यू जैसे जैसे चेंज होगी तो कहीं ना कहीं हमारा सर्कल का एरिया बदलेगा। ऑब्वियसली बात सर, बदलेगा, क्यों नहीं बदलेगा। तो जैसे जैसे रेडियस वेरी कर रही है, रेडियस चेंज हो रही है, वैसे वैसे एरिया चेंज हो रहा है। तो रेडियस जो है उस पर डिपेंड कर रहा है क्या, एरिया ऑफ द सर्कल। यानी मैं यहां पर से कह सकता हूं कि आर जो है हमारा, आर ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। यहाँ पे क्या है ये, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है सर। और जो हमारे पास जो ए है, कैपिटल ए, वो हमारा क्या है, वो है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर से ये डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, आर के ऊपर। करा नहीं करा भाई, सीधे सीधे सी बात है। अगर मेरे पास कोई सर्कल है, अगर एक सर्कल का जैसे जैसे रेडियस बदलेगी, जैसे जैसे रेडियस बदलेगी, तो क्या इसका एरिया नहीं बदलेगा। जैसे जैसे रेडियस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे एरिया बदलेगा। तो आर पर एरिया डिपेंड कर रहा है। ठीक है। अब नॉर्मली अगर मैं आ जाऊं मैथ्स के अंदर हमारी, तो जो इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल है ना, हम बाई डिफॉल्ट किससे लेते हैं। तो आपको पता है हर फंक्शन के अंदर सबसे पहले कौन घुसता है, अपना एक्स घुसता है। तो एक्स को हम क्या लेते हैं, हर जगह एक्स को हम क्या लेते हैं कि सर एक्स आपका इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब है कि इसकी वैल्यू किसी पर डिपेंड नहीं कर रही, ये दूसरे को डिपेंड करता है। समझ गए ना, एक्स क्या करता है, खुद दूसरे को खुद डिपेंड करवाता है दूसरे को। तो कौन सा है आपको पता है, y होता है। तो यानी x की वैल्यू आप कुछ भी डाल सकते हो। यानी x की वैल्यू जैसे जैसे चेंज होगी ना कहीं मेरे पास एक रिजल्ट आएगा और उसको हम किस पे नोट कर देते हैं, y पे। तो यानी कि y आपका क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल। ये इसकी बेसिक चीज है। तो आप ये समझ लो कि अगर मैं सर्कल प्लॉट करूं, यानी सर्कल का ग्राफ आप या जो भी एरिया को प्लॉट करूंगा, तो r जो है अपने आप में एक तरह से x की वैल्यू देगा, और यहाँ पर से एरिया जो हो जाएगा ना, एक तरह से उसकी जगह क्या जाएगा, आपका y आ जाएगा। समझ गए। तो ये चीज है कि एक फिजिकल क्वांटिटी की डिपेंडेंस दिखाता है दूसरे के ऊपर। ये आपका बेसिक फंक्शन का वर्ड समझ में आ गया आपको। तो अब हम आगे बात करते हैं। अब देखो, हम लोग को याद करो प्रीवियस में जो हम पढ़ गए हैं ना, थोड़ा सा बैक करते हैं पीछे, हमने क्या पढ़ा है ना, रिकैप करते हैं, हैशटैग रिकैप। तो हैशटैग रिकैप में जाता हूँ, हैशटैग रिकैप। रिकैप में जो मैंने पिछले लेक्चर में कवर करा था वो ये था कि हमारा क्रॉस प्रोडक्ट है ना, पूरे चैप्टर के अंदर शुरुआत हुई थी
क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं इसको। ठीक है, ये क्या था सर, ये था कि अगर एक सेट है और दूसरा सेट बी है तो उनका क्रॉस कर दो। क्रॉस का मतलब है, एग्जांपल के लिए अगर मैं आपसे बोलूं कि ए सेट आपका है 1,2 और बी सेट है आपका A,B, तो आप यहाँ पर से ए क्रॉस भी करोगे तो इसका मतलब है कि पहले सेट के सारे एलिमेंट जो है तीर चलाएंगे। तो देखो भाई, याद है क्या तीर कैसे चलाए थे अपन लोगों ने? ये आपका ए है, ये मान लेते हैं क्या है, बी है। तो यानी कि अगर मैं यहाँ पर से बोलूँ कि इसके एलिमेंट्स 1 और 2 है और इसके एलिमेंट क्या है, ए और बी है, तो आप सारे एलिमेंट्स को रिलेट करा दो। तो 1 को रिलेट करा ए से, इसको इससे करा है, इसको इससे करा है, सबको सबसे मिला दो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं इसको? क्रॉस प्रोडक्ट। यानी ए क्रॉस बी जो आपके पास आया है वो क्या आ गया, वो आ गया आपका 1,A, 1,B, 2,A और 2,B। तो ये जो चीज है ये आपकी ए क्रॉस बी है। अब ए क्रॉस बी का मतलब है सारे एलिमेंट सबसे मिलेंगे ना, यहां से सारा चलाएंगे तीर, हर एक तीर चलाएगा और हर एक के तीर लगाएगा। ठीक है, क्लियर? तो अब मैं अगर आपसे बोलूं क्रॉस प्रोडक्ट से मैंने एक चीज निकाली, एक स्पेशल चीज, इसको नाम क्या बोलते हैं, रिश्ता। रिश्ता मतलब क्या है, रिलेशन। क्या बोलते हैं सर इसको? रिलेशन। रिलेशन मतलब समझ गए ना, रिश्ता। अब भैया आपको पता है ना, सबका रिश्ता सबसे नहीं होता है। रिलेशन का मतलब आपको पता है ना, हर चीज का रिलेशन हर चीज से हो ऐसा जरूरी नहीं है। क्रॉस प्रोडक्ट कहता है चाहे कोई माने चाहे ना माने, सबका रिश्ता बनाना है। लेकिन रिलेशन क्या है, रिलेशन के अंदर सबको रिश्ता नहीं होगा, मतलब कुछ भी एलिमेंट इधर से किसी के साथ रिलेट कर सकते हैं, पर जरूरी नहीं है सारे रिलेट करो। ठीक है, तो इसका मतलब रिलेशन क्या था, कहीं ना कहीं क्रॉस प्रोडक्ट का एक सबसेट था, तो इसको हम बोलते हैं सबसेट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। याद आ गया सर अब आपको? ये चीज हमने पढ़ ली है प्रीवियस लेक्चर में, तो प्रीवियस लेक्चर को थोड़ा थोड़ा सा याद कर लेते हैं। ओके, तो यानी कि आर बेसिकली क्या था, आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, अब रिलेशन जो है ना, उसी के अंदर एक स्पेशल केस आएगा, यानी कि रिलेशन का स्पेशल केस आएगा कोई एक, और वो स्पेशल केस किस परिस्थिति में क्या कहलाता है, फंक्शन किस परिस्थिति में कहलाएगा उसको आप समझते हैं। यानी कि फंक्शन इज अ स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन, और रिलेशन क्या होता है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। यानी फंक्शन भी क्रॉस प्रोडक्ट का क्या होगा, एक सबसेट होने वाला है। ठीक है, लेकिन फंक्शन में कुछ खास बात तो होगी, तभी तो इसका नाम रिलेशन न रख के फंक्शन रखा गया। तो उस खास बात को अब समझते हैं फटाफट से, और आ जाओ वापस से पीछे। देखो भाई क्या लिखा पड़ा है, फंक्शन एज अ स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन और रूल, यानी रूल या अकोर्डेंस भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, अकोर्डेंस, है ना, अकोर्डेंस भी बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि वही लेट ए एंड बी दो नॉन एम्प्टी सेट है, और ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज सेट टू बी फंक्शन। यानी कि यहाँ से एक ए है और एक बी है, ए से बी में कोई रिलेशन आएगा, लेकिन उसको रिलेशन नहीं बोल के फंक्शन बोलूंगा, यानी एक तरह से प्रमोट कर रहा हूँ कि तू रिलेशन नहीं तू फंक्शन है यहाँ से। तो फंक्शन कब बोलेंगे, जब, ध्यान से देखना पहला, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट बी एसोसिएटेड टू यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। मतलब क्या है सर इसका, अभी बताते हैं। ठीक है, मतलब ये है कि भैया रिलेशन क्या कह रहा था, रिलेशन तो देखो मान लो कि मैंने तीर चला ऐसे, ये चला दिया तीर मैंने ऐसे। ठीक है, क्या रिलेशन है क्या? हाँ, क्रॉस प्रोडक्ट में सारे कनेक्ट होते हैं इसके साथ, सब तीर चलाते हैं, सबको तीर लगता है। लेकिन इधर मैंने क्या करा, 1 को पेयर करा दिया इससे, 2 को कराया सी के, 3 के कराया ए के, तो इधर ये रिलेशन है। लेकिन फंक्शन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कि फंक्शन के लिए मैं आपको बता दूं, सीधा देसी भाषा में समझो, फंक्शन अगर आपको बनाना है ना, तो पहली चीज जो पहला सेट है जहां से आपके तीर चलते हैं, तो ये सारे एलिमेंट्स तीर चलाएंगे, और हर एक एलिमेंट एक ही तीर चला सकता है। समझे नहीं समझे? ठीक है, यानी यहां से सारे एलिमेंट तीर चलाने का मतलब क्या है, कि हर एक एलिमेंट इधर से एलिमेंट्स के साथ पेयर्ड होगा, लेकिन किसी न किसी एक से होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि एक एलिमेंट 1 जो है ना, 1 उसने बी को भी तीर मार दिया और डी को भी मारा। तो यहां से अगर इस तरह का निशान बन जाए ना, ये वी वाला, ऐसे वी, है ना समझ गए ना? तो यानी ये वाला जो है, इस तरह का डिजाइन अगर आपका बन गया ना, कि जैसे मान लो ये, तो ये आपका फंक्शन नहीं होगा, इट्स जस्ट अ रिलेशन। समझ में आ गया आपको बात? तो यानी डेफिनेशन कहती है कि सारे एलिमेंट पेयर्ड हो, और हर एक एलिमेंट किसी एक के साथ पेयर्ड होगा, किसी एक यूनिक एलिमेंट के साथ पेयर्ड होगा। यूनिक का मतलब समझेंगे कि 1 जो है ना, बी के साथ भी एसोसिएट हो गया, और 1 डी के साथ भी हो गया। तो 1 किसी यूनिक एलिमेंट के साथ एसोसिएट नहीं है, 2 के साथ हो गया। तो अगर कोई भी एलिमेंट यहां से एक से ज्यादा से एसोसिएट हो गया, तो समझो फंक्शन नहीं है। और सारे जो ए के अंदर, पहले सेट के अंदर जो है ना, वो सारे सारे तीर चलाएंगे, मतलब सबको एसोसिएट होना पड़ेगा। तो देखो अभी यहाँ पर से ये फंक्शन नहीं है, उसकी 2 कंडीशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ से एक तो 4 जो है बेचारा रह गया, तीर नहीं चला पाया, और दूसरा यहाँ पर से 1 ने 2 तीर चला दिए। ठीक है, वो चला नहीं पाया, इसने 2 तीर चला दिए, तो इसका मतलब इसमें 2 कंडीशन है, अब इनको रिमूव करना पड़ेगा। तो यहाँ से पहली चीज तो इसको हटाओ,
ये हट गया अपने पास। अब जो 4 है ना 4, क्योंकि इसको भी पेयर करना जरूरी है, तो आप 4 को किसी को पेयर कर दो। यहां से मैंने करा दिया सी को। आप बोलोगे सर यहाँ तो डी बच गया, इधर चाहे कुछ ही हो, आपको पहले सेट को देखकर पता लगाना पड़ेगा कि फंक्शन है या नहीं। तो पहले सेट से सारे के सारे एलिमेंट तीर चलाएंगे, और हर एक कितना तीर चलाया, एक तीर चलाएगा। इसी को बोलते हैं यहाँ पर से कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट बी एसोसिएट, यानी सारे एलिमेंट तीर चलाएंगे और किसी न किसी यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी से कनेक्ट होंगे। मतलब कि कोई भी एक एलिमेंट यहाँ से कम एक से ही होगा, 2 या 3 4 5 ज्यादा से नहीं एसोसिएट हो सकता। उसको हम क्या बोल देंगे, उस वक्त वो रिलेशन क्या बन जाएगा, आपका फंक्शन। तो इसको हम डिनोट कर देते हैं नॉर्मली ज्यादातर स्मॉल एफ से। ठीक है, तो ये लिखा पड़ा है देखो, इट इज डिनोटेड बाय एज सच दैट ए से बी का मतलब क्या है कि फंक्शन में पहला जो सेट है ए से, उसके एलिमेंट्स इससे रिलेट कर रहे हैं बी से, लेकिन किसी ना किसी रूल से होगा तो वो डिफाइन कर देंगे कि क्यों कनेक्ट हो रहे हैं, कैसे कनेक्ट होंगे, कोई डेफिनेशन दे देंगे। इसको रीड कैसे करते हैं, एफ इज मैपिंग या डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, यानी कि फंक्शन है डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी बोल दो, या फिर एफ इज मैपिंग फ्रॉम ए टू बी। क्या ये बात समझ में आ गई? तो फंक्शन अपने आप में स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन होता है जिसके अंदर पहले सेट के सारे एलिमेंट जो होंगे ना मस्ट बी एसोसिएट टू अ यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। देसी भाषा में समझ गए, तीर वाला सिस्टम। इधर से सारे एलिमेंट तीर चलाएंगे, और चलाएंगे कितने तीर, एक चलाएंगे। वहां कुछ ही हो, कोई मरे मरने दो, हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आ जाओ अब आगे बात करते हैं। अब फंक्शन चेक करने के लिए क्वेश्चन मैं लेके आया हूं आपके पास। तो फंक्शन के लिए चेक करते, तो अभी आपको डेफिनेशन समझ में आ गई, तीर वाली कहानी। अभी रिलेशन के बेस पे पढ़ रहे हैं, डेफिनेशन और भी आएगी, चिंता मत करो। तो अपने पास अगर ये कोई फंक्शन है, मान लो कि यहाँ पर कोई फंक्शन है या नहीं है, उसके लिए आप चेक करो। तो भैया चेक करने के लिए क्या करना है बताओ। तो देखो, आपके पहले सेट को देखना है, और पहले सेट में आपने देखा क्या, यहाँ पर से सारे एलिमेंट जो है ना एसोसिएट हो पड़े, यानी सबने तीर चलाए, बहुत बढ़िया। और दूसरा, हर एक ने एक तीर चलाया, इसका मतलब यहाँ पर उधर किसी को लगे, लगने तो हमको कोई मतलब नहीं, इधर से हमारे सारों ने तीर चला दिया, और हर एक जो है एक ही तीर चला रहा है। इसका मतलब समझ गए ना, कंडीशन आपकी हो गई है पूरी फुलफिल। तो ये फंक्शन है, बिल्कुल इसको आप फंक्शन लिख सकते हैं। ये आपका यस लिख देता हूँ भाई, यस ठीक है। उसके बाद ए, इधर इस वाले में आओ, तो ये फंक्शन है कि सिर्फ रिलेशन है। तो आप यहां से देखो कि ये 1 2 3, अरे रह गया बेचारा, 4 नहीं चला पाए। सारे एलिमेंट पेयर्ड होने चाहिए, तो यहाँ पे 4 अपना तीर नहीं चला पाया। इसका मतलब ये सिर्फ रिलेशन है, ये फंक्शन नहीं है, नो। उसके बाद अगला अपने पास है, तो इसमें देखो ए से भी, तो ए ने सबने देखो सारे तीर चला रहे हैं, पर दिख गया आपको ये डायग्राम कि 2 ने तीर चला दिए एक से ज्यादा। इसका मतलब यहाँ पर से ये यूनिक एलिमेंट से एसोसिएट नहीं है, 2, ये आपके पास 2 एलिमेंट से एसोसिएट है। इसका मतलब यहाँ पर से इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे भैया तू रिलेशन है, फंक्शन नहीं बन पाई, ये भी फंक्शन नहीं है। आगे आपको समझ में एग्जाम्पल से। ठीक है, चलो अब यहाँ पर से एक नोट पढ़ते हैं। नोट क्या कह रहा है देखो, नोट कह रहा है कि अगर ए कोमा बी, क्योंकि आपको पता है कि फंक्शन इज ऑल्सो रिलेशन, और आपको पता है रिलेशन के अंदर जो भी एलिमेंट्स आते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में आते हैं। तो यानी एक तरह से मान लो कि ये ए कोमा बी एक एलिमेंट है किसका, कोई ना कोई फंक्शन है, रिलेशन से प्रमोट होके फंक्शन बन गया है। तो ये ए कोमा बी अगर बिलोंग्स टू एफ है, तो समझ गए ना आप, यहाँ पर से ये एलिमेंट है अपने आप में। तो बी जो है ना, बी, इसको हम एक स्पेशल नाम देते हैं कि तू आज से क्या कहलाएगा, एफ इमेज ऑफ ए, यानी कि ए की इमेज बन चुका है। क्या बन चुका है, ए की इमेज, ए की फोटो बन गया, फोटो बन गया। ठीक है, तो बी इज कॉल्ड द एफ इमेज ऑफ ए, बी इज कॉल्ड द एफ इमेज ऑफ ए, या फिर इसको बोलते हैं वैल्यू फंक्शन एफ ऑफ एट ए, एफ एट ए। ठीक है, उसको लिखते कैसे भाई, एफ ऑफ ए बराबर बी लिखते हैं। यानी कि अगर मैं बोलूँ कि सीधा सीधा सा ये फंक्शन है, मान लो क्या है ये सर, फंक्शन। तो आप अगर ये बोल रहे हो कि सर मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या, इधर इधर अगर मैं ऐसे लिख दूं एफ ऑफ 1, अगर मैं आपसे पूछूं एफ ऑफ 1 कितना आएगा, तो एफ ऑफ 1 का मतलब है कि 1 बेचारा इसमें गया, उसने तीर किसको मारा, ए को, तो एफ ऑफ 1 बराबर क्या आ गया, ए। अगर मैं ऐसे पूछूं इसमें से कि एफ ऑफ 2 कितना होगा, तो आप बोलोगे एफ ऑफ 2 ने तीर किसको मारा, ए को। एफ ऑफ 3 किसको मारेगा, तो वही ए। तो सारे एफ ऑफ 4 ऐसे करके, तो ये सब की सब जिससे भी कनेक्ट है ना, तो यहाँ से 1 किसको तीर मार रहा है, तो ये आपकी इमेज हो जाती है। यहाँ पर क्या है, ये होता है आपका इमेज, ये आता है इमेज, इमेज का सवाल है सर। और यहाँ पर जो बैठे होते हैं ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, प्री इमेज। क्या बोलते हैं इनको, प्री इमेज। ठीक है, ये नेक्स्ट पॉइंट पढ़ लो। देखो, अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एफ होता है, तो हम यहाँ पर से जो ए होता है ना, ए, उसको हम क्या बोलते हैं, प्री इमेज। किसकी प्री इमेज है, बी की। तो मान लो कि मैं यहाँ से पूछूं कि भाई एक, अब तीर वाले डेफिनेशन पे आता है, अपने समझ में नहीं आया इमेज में। देखो चलो मान तो लिया हमने, ये इमेज होता है, यहाँ पे प्री में बैठते, लेकिन मैं इसको देखो अब देसी भाषा में कैसे रीड कर रहा हूँ, 1 ने किसको तीर मारा, तो मैं बोलता हूँ 1 की इमेज क्या है, ए।
वन जिसको तीर मार रहा है ना वो तो इमेज। फिर मैं कह रहा हूं इधर से बात कर रहा हूं, ए ने किसका तीर खाया, ए ने किसका तीर खाया, तो ए ने किसका तीर खाया उसको हम क्या बोलते हैं कि ए की प्री इमेज क्या है, प्री इमेज क्या है, तो ए की प्री इमेज क्या आएगी, वन। इतना आसान है और कुछ नहीं है, ये इमेज प्री इमेज है। क्लियर है ये चीज? ओके, आ गई बात समझ में। चलो अब कह रहे हैं एवरी फंक्शन एक रिलेशन। अरे भाई कहाँ भाग गया, वापस आ जा। हाँ, अब क्या कह रहा है देखो, एवरी फंक्शन एक रिलेशन है पर कन्वर्स जरूरी नहीं है। तो आपको पता है ना कि रिलेशन का स्पेशल केस फंक्शन है, तो सारे फंक्शन रिलेशन होते हैं पर सारे रिलेशन फंक्शन हो ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है। ठीक, चलो आगे बात करते हैं। आगे है अपना छोटू मोटू क्वेश्चन, तो आपको पहचान है कि इनमें से कौन सा रिलेशन फंक्शन नहीं है, कौन सा रिलेशन फंक्शन नहीं है। चलो भाई क्या कह रहा है देखो, पहला ऑप्शन। तो आपको अब आपको पता चल गया होगा कैसे चेक करना है। तो देखो ए में सारे एलिमेंट पेयर्ड हैं, तीर चलाए, और हर एक ने एक तीर चलाया, इसका मतलब ये आपका फंक्शन है। तो ये इसका आंसर नहीं है क्योंकि वो कह रहा है कि फंक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद बी देख लो, अरे वैसे दिख गए, बी ने देखो ये कर गया ना। तो यानी यहाँ से सारे एलिमेंट तीर चलाए पर एक ने दो चला दिए, तो यानी वन और टू जो है ना आपके, ये जो वन है ना, वन ये आपका तीर चला रहा है किस किस को, फोर को भी चलाया है, फाइव को भी, और टू चला रहा है फाइव को भी और सिक्स को भी। यानी कि कुल मिला के आप कह सकते हो वन की दो दो इमेजेस है, तो दो इमेज होगी। तो अब इसको देखो मैथमेटिकली ऐसे बोल सकते हैं कि अगर एक एलिमेंट का फंक्शन कौन सा नहीं होगा, कोई भी एक एलिमेंट की अगर यहाँ पर से एक से ज्यादा इमेज जाती है ना, तो वो आपका फंक्शन नहीं है, वो क्या रह जाता है, सिर्फ रिलेशन। अब हिंदी में बोल रहा हूँ तीर वाला सिस्टम, बाकी मैथमेटिकली क्या बोलेंगे कि वन की दो इमेज हो गई है, तो वन की अगर दो इमेज हो गई तो वो आपका फंक्शन नहीं होगा, इट्स जस्ट अ रिलेशन। ठीक है, रिलेशन होगा। कुल मिला के बात समझ में आ गई। तो भाई सी बताओ जल्दी से क्या होगा। ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, सारे पॉजिटिव इंटीजर्स जितने भी उन्होंने कनेक्ट करे वन से, तो अब पॉजिटिव इंटीजर्स जो होंगे ना सारे अलग अलग होंगे। यानी कि ऐसा मान लो कि आप यहाँ से समझ लो ये पॉजिटिव इंटीजर्स वन टू थ्री ऐसे, इन सब का भंडारा जो है ना उसने तीर मारा किसको, वन को। और नेगेटिव इंटीजर समझ लो ना, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, इस तरह का। इन सब ने किसको तीर मारा, इसने मारा माइनस वन को। तो कहीं ना कहीं सारे एलिमेंट जो है ना, हर एक एलिमेंट पेयर्ड हो गए इसके अंदर, और सारे सारे कहीं ना कहीं एक यूनिक से अटैच्ड है। मतलब बेशक तीर बहुत सारे चलेंगे इनकी तरफ, घायल हो जाएंगे ये, पर हर एक चलाएगा एक तीर। तो इसका मतलब फंक्शन है, बिल्कुल है ये फंक्शन। लेकिन आंसर आपका नहीं है, तो आंसर तो वैसे अपना आ गया बी, इसका आंसर आएगा। बाकी डी देख लो, डी भी सेम है। नेचुरल नंबर जो है ना सारे वो पेयर्ड इससे हैं, और जीरो, तो सारे पेयर्ड है और हर एक का एक ही तीर चलाएगा, तो ये भी आपका आंसर नहीं है क्योंकि ये फंक्शन है। तो आपको बताना था जो फंक्शन नहीं, तो आंसर क्या आएगा इसका, बी। ठीक है, अब अपना क्वेश्चन आता है कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शन डिफाइंड ऑन सेट ए। अगर आपको याद हो तो सेट ए का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है सर, याद दिलाओ। इसका मतलब है कि आप एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हो जो खुद से खुद को है ना, खुद से खुद का, यानी कि खुद से खुद का एक फंक्शन है, ए से ए से बी भी हो सकता है। तो अगर आपसे पूछे कि ए से ए में कितने फंक्शन टोटल डिफाइन कर सकता हूं, तो आप ये निकाल सकते हो बेसिक कैलकुलेशन से। आ जाओ करते हैं। देखो भाई, यहां से मेरी बात स्टार्ट हो गई है। सर अगर बोलूं ए में चार एलिमेंट, ए में चार एलिमेंट, तो आप मुझे बताओ कितने प्रकार के फंक्शन डिफाइन कर सकता हूं, तो आप बेसिक कैलकुलेशन लगाओगे। तो अगर बोलूं वन जो है, वन आया, वन ने देखा कि तीर चलाना है, तीर चलाना है मुझे, तो वन के पास कितने ऑप्शन है, तो वन के सोचेगा मैं इसको तीर मार लूं, इसको मार लूं, या इसको मार लूं, या इसको मार लूं। तो इसमें बेसिक पीएनसी लगेगी। तो भाई वन के पास कितनी चॉइस है, एक, दो, या फिर तीन, या फिर चार। तो टोटल कितने चॉइस है अपने पास, चार। उसके बाद एंड देन मतलब क्या कर दो, मल्टीप्लाई, है ना, पी एंड सी के अंदर आएगा, वैसे अभी 11th में तो आगे आएगा। तो वन के बाद जितनी भी चॉइस है चार, उसके बाद अब चॉइस आई दो। मान लो वन ने तीर चला दिया, किसी को भी टू को चला दिया, एक को चला दिया, चलाना एक को ही है, याद रखा, चॉइस जितनी भी हो करना एक के साथ ही है। अब अपने पास दो आया, दो ने सोचा यार किसको तीर चलाऊं, तो कितने चॉइस उसके पास, चार। मान लो उसने लगा दिया वन को तीर। उसके बाद अगला आएगा, तीन के बाद कितनी चॉइस है, एक दो तीन चार, वही चार चॉइस है, तो इसने मान लो चार को लगा दिया। उसके बाद चार के पास भी कितनी चॉइस है, एक दो तीन चार, चार, चार ने मान लो लगा दिया दो को। तो फाइनली आपके पास सारे के सारे कनेक्टिविटी हो गई है, और इसका आंसर कितना है, चार की पावर में चार। इतने फंक्शन डिफाइन कर सकता हूँ। अब मान लो कि अगर मेरे पास इसमें चार एलिमेंट ना हो के कितने एलिमेंट्स हो गए, एन, तो ये आपका फंक्शन है, भूलना नहीं ना, ये आपको एफ। इधर भी मान लो कि इधर से जा रहा है आपका कोई फंक्शन एफ। तो अगर मैं पूछूं कि इधर से इधर कितने फंक्शन डिफाइंड कर सकता हूं, तो अब आप फिर से स्टार्ट कर दो वही तरीका। तो वन के पास इस बार कितनी चॉइस है, उधर चार चॉइस थी, अब के बार कितनी चॉइस है, एन चॉइस। तो यानी कि एन इनटू में, फिर दो के पास भी कितनी, एन, तीन के पास भी एन, ऐसे करते करते कब तक आएगा, अप टू कितने आएंगे, लास्ट एलिमेंट कितने आएंगे, एन टाइम्स। तो यानी आप इसको सोचो तो ये सोचो कि भाई यहाँ पर से
4 एलिमेंट 4 बार आए, यहाँ पे n एलिमेंट कितनी बार आए, n बार, तो कितने फंक्शन डिफाइन हो गए, n से n। अब बोलोगे सर ये तो गड़बड़ है, मतलब जरूरी थोड़ी है कि a से a आए, तो मैं कहूंगा हाँ भाई बिल्कुल सही बात है। अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि एक फंक्शन है a से b जा रहा है, ठीक है, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि a से b है, और a से b के अंदर मैं आपसे बात करूँ, तो ये आपका मान लेते हैं कोई ना कोई फंक्शन है f, ये आपका a सेट है और ये आपका कौन सा सेट है, b। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि इसके अंदर मान लो कितने एलिमेंट है, 1 2 3, ऐसे करते करते कितने n एलिमेंट है, इसमें मान लेते हैं कितने एलिमेंट है, m एलिमेंट्स है। तो अगर मैं पूछूं कि इसमें कितने फंक्शन डिफाइन होंगे, तो अब आप सोचो, सोचो 1 के पास कितनी चॉइस है तीर मारने के लिए, m चॉइस है, कितनी चॉइस है, m। उसके बाद मेरे को बताओ यहाँ पर से अपने पास सेकंड 2 आएगा, उसके बाद कितनी चॉइस है, m चॉइस है, उसके बाद m चॉइस, तो सबके सबके पास कितनी चॉइस आएगी, m। और आपको पता है ना ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, तो ये कब तक आएगा, जब तक n टाइम्स तक आएगा। कितने टाइम्स तक आएगा, अप टू n टाइम्स, अप टू n टाइम्स, यानी कि n टाइम्स तक आएगा। तो सोचो ये m m m, तो पावर बेस पर लग जाएगा वही। तो m कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4, कितनी बार, n बार, कितनी बार आएगा, n बार, तो इससे क्या आ जाएगा आंसर, n। ठीक है, अब इसको आप सोच सकते हो, थोड़ा सा अच्छे से फॉर्म में लिख लो। तो आप मुझे बताओ ये जो है हमारे पास, है ना, इसको हम आगे जाके क्या बोलेंगे, देखो मैं बताता हूँ कि हम इसको आगे क्या बोलेंगे। ये सोच लो कि जो सेकंड सेट है ना, इसको अभी हम आगे जाके क्या बोलेंगे, जो आपका ए से भी होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, रिलेशन में बोल के आए हैं पिछले लेक्चर में, इसको बोलते हैं कोडोमेन, इसको हम क्या बोलते हैं, डोमेन। ठीक है, ये हमने रिलेशन में पढ़ा, रिलेशन के बेस पे बात कर रहा हूँ। तो आपका जो सेकंड सेट है उसको आप कोडोमेन बोलते हो, फर्स्ट सेट को हम क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। ठीक है, चलो, तो यानी कि आप ये समझ लो कि सारे एलिमेंट जो एम है ना वो इसी के, तो इसका मतलब कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट्स है, कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट्स है उनकी पावर ही तो करनी है सर आपको। ये एलिमेंट्स आगे कोडोमेन के, तो पावर कितनी आएगी, पावर कितनी आएगी, कितने एलिमेंट्स है उसमें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन किसमें, डोमेन में। ये हो गया अपना सिस्टम, फॉर्मूला तैयार। तो आपने डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखना चाहो रख लो, नहीं बनाना मत भूलना, बनाने में बहुत काम आएगा, क्योंकि अभी आगे जाके आपके पास 1 1 मैनी 1 ये आएंगे 12th क्लास के अंदर फंक्शन, उनको भी काउंट करना पड़ेगा। चलो आगे बात करते हैं। अब एक लेते हैं क्वेश्चन, अच्छे से करना क्वेश्चन, ध्यान से ना, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ द नंबर ऑफ फंक्शन एफ, यहां से यहां जा रहा है, यानी कोई फंक्शन है अपने पास, इस प्रकार से बनाए थे, थोड़े गोले गोले बनाते हैं, बढ़िया गोले गोले, आ जाओ बोले। ए से ये जा रहा, ए नाम दे दिया मैंने वैसे इसका, बाकी नाम इसका है नहीं कोई, हटाओ, जब नहीं है तो हम क्यों करें नामकरण। चलो भाई, यहां से आपके पास फंक्शन है, शू शू रिलेट कर रहा है, ब्रिज की तरह काम करता है, तो इसके एलिमेंट इससे पेयर्ड करवाने हैं। अब वो पेयर्ड कराने नहीं कराने वो तो देखते हैं। तो यहाँ पर एलिमेंट है 1 2 3, ऐसे करते करते जा रहा है अप टू n। उसके बाद उधर जो एलिमेंट है उसमें दो ही एलिमेंट है, 2016 2017। ठीक है, और n जो है ना कोई नेचुरल नंबर है, यानी 1 से लेकर n तक नेचुरल नंबर चल रहे हैं। ठीक है, विच सेटिफाई द कंडीशन, यानी f(1 + f(2 + f(3 + f(n) तक ओड नंबर होना चाहिए। यानी कि सबसे पहली चीज तो ये चीज लिख लेता हूँ, गिवन f(1 + f(2 + में f(3 + में डॉट 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 f(n), ये आपका क्या होना चाहिए, ये आपका होना चाहिए ओड नंबर। कैसा नंबर होना चाहिए, ओड नंबर। ये चीज ध्यान रखनी है अपन को। ठीक है जी, ये तो कंडीशन है। उसके बाद कह रहा है कि कितने फंक्शन होंगे, अच्छा अच्छा, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन की पूछ रहा है बात, इस प्रकार से कि यहां से यहां पर देखो। अब आप नॉर्मली आंसर देते तो सारे एलिमेंट को इससे कराना है, तो आपको पता ही है 2 की पावर में कितना आता है n, है ना, सेकंड सेट के एलिमेंट की पावर कर दो जितने भी एलिमेंट आ रहे, लेकिन 2 की पावर n इसका आंसर नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि इन्होंने कंडीशन दी है कि आपके पास f(1 + f(2 + f(3) सबको ऐड करो तो ओड नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ओड। तो अब आप सोचो, अब ये सोचो कि इसमें तीर है ना ऐसे मारने पड़ेंगे जिससे इनका सबका सम ओड नंबर आए, तो आपको कंडीशन सोचनी पड़ेगी, कोई ना कोई कंडीशन डाल दी, फिल्टर लगा दी इसके अंदर। तो आप है ना ये सोचो कि यहां से अगर मैं आपसे बोलूं कि इधर एक एलिमेंट लिख लेता हूं मैं इससे पहले का, यानी कि इसमें लिखता हूं प्लस में f(n-1), f(n-1), ठीक है। आप ऑब्जर्व करो इसको, देखो आप मान लो ऐड करते जा रहे थे तो ओड नंबर कैसे आता है, तो देखो केसेस बनाने की कोशिश करो। अगर मैं आपसे बोलूं कि सर मेरे पास जो है 3 + 5 ये कितना आता है, इवन नंबर। फिर मैंने कहा 3 + 4 ये कितना आ गया, 7। फिर मैंने एक और कर दिया, और मैंने कर दिया यहाँ पर से, ये हो गया हमारे पास
आ, ये देखो, ये कितना आ गया 10। तो आप ध्यान से देखो इनके राइट हैंड साइड को, ये दोनों कैसे नंबर है, ओड नंबर। तो ओड और ओड मिलकर क्या आ गया, इवन नंबर। यहां पर से दोनों इवन नंबर है, तो इवन नंबर जुड़ता है तो हमेशा नंबर कैसा था, इवन नंबर। ये जो केस है ये अपने काम का है, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि सबका एडिशन होकर के आ जाए ओड नंबर। तो आप देख लो ओड नंबर कब जब बनता है, जब हमारे पास एक इवन हो और एक क्या हो, ओड हो। क्लियर है? यानी सोचो कि अगर मैं यहां तक ऐड कर रहा हूं तो लास्ट वाली टर्म जो है उसको हम थोड़ा छोड़ देते हैं। तो आप सोचो कि यहां तक का अगर मैंने एडिशन करा और मैंने देखा कि यार ये नंबर जो आएगा ना, मान ले थोड़ी देर के लिए ओड आया, तो अगर ये ओड है तो इसको क्या लूं जिससे कि रिजल्ट आपका ओड नंबर आ जाए, तो आप बोलोगे सर ये आपका इवन नंबर होना चाहिए, हाँ या ना। अगर ये आपका ओड होगा तो ये आपका नंबर क्या होना चाहिए, इवन, तब ही जाके इनका ऐड होकर क्या आने वाला है, आपको ओड नंबर मिलेगा, हाँ या ना। क्लियर है? बढ़िया सा। अच्छा, आप बोलते कि सर ऐसा थोड़ी है कि ओड हो, हम बिल्कुल सही करें। ये वाला जो पहला वाला सिनेरियो है ये आपका इवन भी तो हो सकता है, बिल्कुल सकता है। अगर ये इवन है तो ये नंबर क्या आएगा, ओड आएगा, तो इस हिसाब से फिर जाके ओड आएगा। तो कुल मिला के कहीं ना कहीं मेरे को यहाँ पर से ये लास्ट वाला नंबर जो है ना वो उनमें से इवन या ओड रखना पड़ेगा। समझ गए नहीं समझे? तो अब इसके केसेस बनाने पड़ेंगे कि ओड नंबर यहाँ से ही आएगा तो कितने आएंगे। देखो भाई सीधी सी बात है कि अब अपने पास जो ऑप्शन है ना यहाँ पर से सोचो, लास्ट वाला नंबर इवन नंबर बचाऊंगा या फिर क्या बचाऊंगा, ओड नंबर। इधर से शुरू कर लो। तो लास्ट वाला नंबर अगर इवन या ओड बचेगा तो उस हिसाब से आप तीर लगा लो। ठीक है? तो सोचो एक से लेके n-1 तक जो है ना आपने तीर लगाया है ना, एक से लेके n-1 तक, यहाँ पर n-1 और टेक देता हूँ। तो एक से लेके n-1 तक मान लो आपने तीर लगाया, जो भी लगाया उसके बाद उनको रिजल्ट जो है ना वो आपका ओड आना चाहिए। तो आप सोचो कि आपने खुला एकदम यहां से यहां तक तो खुला सांड की तरह खेला है आपने ना, यहां से यहां तक की सिनेरियो में आपने खुला सांड बन गए, कोई दिक्कत नहीं, चलने दो तीर, धड़ाधड़ चलने दो। तो ये जब चलाया ना आपके पास कितनी चॉइस है, तो आप खुद सोचो यहाँ पर से कितने आ रहे, 2 की पावर में कितने जाएंगे, n-1। तो आप क्या बोलोगे, 2 की पावर में n-1 टपक गया। अब आप सोचो कि आपने तीर चलाए खुले खुले में और आपने देखा यार कि ऐड करा ना, इनको जितने भी तीर लगे हैं इधर से मैंने इनको ऐड करा ना, तो मेरा रिजल्ट क्या आ गया, ओड। क्या आ गया रिजल्ट, ओड। तो अगर रिजल्ट ओड आया तो लास्ट में आप क्या चाहोगे कि मेरा जो तीर है ना, लास्ट वाला तीर, वो लास्ट वाला तीर हमारा किसको लगेगा। अगर रिजल्ट सबका ओड आ गया तो लास्ट वाला तीर किसको लगेगा, ऑब्वियस बात किसको लगेगा, इवन। तो यानी कि इसके पास एक ही चॉइस है इन दोनों में से कि अगर मेरा ये सम आपका ओड आ गया तो अगला वाला नंबर लास्ट वाला जो एन है ना वो 100% इवन को लगना चाहिए। यानी एन के पास अब दो चॉइस नहीं, कितनी चॉइस रहेगी, एक चॉइस रहेगी। यानी इसके पास एक चॉइस है तो आप ये तो करोगे। अच्छा, अब आप सोचते कि सर ये तो चलो ठीक है, अब ये दूसरा केस भी तो बनना चाहिए। दूसरा केस क्या बनेगा, अपने पास जो है दूसरा केस अगर बनने की कोशिश करूं मैं, तो यानी सोचो अगर मेरे पास तीर लगा और मैं तीर लगाया यहाँ पर से इवन नंबर आ गया सम, तो आप सोचो एन के पास अगर इनका सम इवन आएगा तो एन के पास अब भी एक ही चॉइस है। कितनी चॉइस है, एक ही चॉइस है। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए बताओ। यानी यहाँ पर से इसमें एक ही चॉइस है, यही केस बनेगा और कोई केस नहीं बनेगा। इसका आंसर कितना आएगा आपका, ऑप्शन सी, इसका 2 की पावर n-1 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्योंकि वहां पर भी वही चीज होगी। क्लियर? आगे बात करते हैं, चलो। अब हमारे पास फंक्शन कितने होते हैं, फंक्शन क्या होता है समझ के आ गई, काफी बातें रिलेशन के बेस पर चल रही सारी बातें अभी। अब डोमेन और रेंज क्या होगा फंक्शन का, और कोडोमेन क्या होगा, तो जो रिलेशन का था वही चीज है, वही चीज है। तो देखो भाई यहाँ पर से अगर मैं बोल रहा हूँ एफ ऑफ, एक फंक्शन है ए से बी जा रहा है, ए से बी आपका एक फंक्शन है, तो आपको मैंने बताया था पहला जो है रिलेशन के बेस पे उसको डोमेन बोलते हैं, दूसरा कोडोमेन होता है। तो यहाँ पर से पहला जो आपका सेट है वो सब तीर चलाएंगे, और कौन तीर खाएगा, है ना। तो आपका पहला सेट है ना वो उसके अंदर जो तीर चलाते हैं ना उसको आप किस में लेते हो, डोमेन में। लेकिन आपको पता है फंक्शन के अंदर तो ए के सारे एलिमेंट पेयर्ड होंगे ना, ऑल एलिमेंट्स मस्ट बी पेयर्ड, मस्ट बी पेयर्ड या एसोसिएट जो भी है। यानी कुल मिला के समझ लो कि जितने एलिमेंट्स पेयर्ड होते हैं यहाँ से पहले सेट के वो डोमेन में आ रहे थे रिलेशन के अंदर, लेकिन फंक्शन के अंदर तो सारे एलिमेंट्स पेयर्ड होते हैं। यानी कि इसका डोमेन जो भी होगा ना पूरा पूरा क्या हो जाएगा, खुद पहला सेट इटसेल्फ, फर्स्ट सेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कोडोमेन क्या होगा, तो कोडोमेन तो आपको पता ही है यहाँ पर से सेकंड सेट होता है, आप इसको बोलते हैं कोडोमेन। उसके बाद रेंज क्या होगी, तो रेंज का मतलब है किसने तीर खाया, यहाँ पर से बी के अंदर से तीर किसने खाया, तो बताओ किसने खाया है, 3 एलिमेंट है, तो यानी आपका जो है ए बी सी ये आ गया इसका रेंज। और रेंज आपको पता है रेंज हमेशा सबसेट होता है किसका, कोडोमेन का। किसका होता है, कोडोमेन का। रेंज हमेशा कोडोमेन से छोटी या बराबर हो सकती है, ये चीज याद रखो। सिंपल सा ना, चलो आगे बात करते हैं। अब हमारी फंक्शन की आती है दूसरी डेफिनेशन। अभी तक तो हम रिलेशन के बीच से बात करते हैं, अब फंक्शन की दूसरी डेफिनेशन है, सबसे बढ़िया तरीके से समझ में आती है मशीन। मशीन समझते हो आप,
समझते नहीं समझते? मशीन का मतलब क्या है? देखो मशीन है ना, चाहे कितनी प्रकार की हो, कोई भी मशीन हो, सबका एक ही बेसिक लो है फंक्शन करने का, काम करने का, कि वो कोई ना कोई चीज क्या करेगी, प्रोसेस करेगी। लेकिन प्रोसेस कब करेगी? मशीन अपने आप थोड़ी काम करती है, आप उसको कोई इनपुट दोगे, उसके बाद वो प्रोसेस करने के बाद कोई ना कोई आउटपुट देता है ना। जैसे कि आपके पास हमारा जो घरों में पंखा होता है, उसमें होता है ना स्विच, रेगुलेटर बोल दो, रेगुलेटर बोल दो, रेगुलेटर को आप घुमाते हो तो उसकी स्पीड क्या होती है, चेंज होती है। यानी आप इधर से इनपुट दे रहे हो तो उसका पंखे की स्पीड तेज होती जा रही है, वो फंक्शन का आउटपुट हो गया। अब अंदर वो कौन सा करंट कर रहा है, मैग्नेटिक मैग्नेटिक जो भी घूम रहा है, हमें उससे मतलब नहीं है। मशीन ने कोई काम करा, अंदर प्रोसेस कर दिया, बस हमारा इनपुट दे के आउटपुट निकल गया गया, है ना। कोई भी चीज, टोस्टर होता है, टोस्टर में आप ब्रेड डालते हो, थोड़ी देर में गर्म होकर अपने आप निकल जाती है। तो यहाँ पर से कुल मिला के मशीन का एक ही प्रोसेस होता है कि आप उसको इनपुट दो, वो प्रोसेस करेगी घर घर करके और फिर आउटपुट निकाल देगी। तो मशीन का सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है जूसर। जूसर मतलब पता है ना, जूसर। तो जूसर जो होता है हमारा, जूस निकालने का काम आता है। तो जूसर के अंदर आप क्या डालोगे? फ्रूट्स डालोगे ना, सेब डाल दिया, थोड़ी कंकर डाल दोगे। तो उसमें क्या डालना है ना, हर एक मशीन को इनपुट क्या चाहिए वो भी आपको पता होना चाहिए। तो उसका इनपुट क्या है, उसी को आप क्या बोलते हैं, डोमेन। क्या बोलते हैं इसको? डोमेन। तो जो वो खाएगी वो डोमेन है। खाने के बाद घर घर करके प्रोसेस करके जूस निकाल के देखिए तो जूस आपका आउटपुट है, जूस आप पी जाते हो, ठीक है। तो वो आपका आउटपुट मतलब रेंज बन जाता है। कुल मिला के बात समझ में आ गई? अच्छा, दूसरा और एग्जाम्पल दे सकते हो आप मशीन का, बहुत सारे एग्जाम्पल बन सकते हैं इसमें ना। तो मशीन का मान लो मोबाइल की बात कर लेते हैं, मोबाइल बहुत फेमस है ना। सोचो आज के टाइम में बच्चे मोबाइल होता है तो वो एक्सपर्ट होता है चलाने में, लेकिन सोचो जब मोबाइल पहली बार आएगा टच स्क्रीन खास का, तो भाई गया कोई ताऊ आया, ये कहा है भाई, कहा है, ऐसे जोड़ जोड़ से दबाएगा, ऐसा तोड़ ही देगा। आप बोलोगे अरे अरे ताऊ ऐसा नहीं चलता। क्योंकि आपको पता है जब पहली बार मोबाइल आया होगा तो जिन्होंने बेचा होगा उन्होंने समझाया होगा कि देखो आप इसको ऐसे ऐसे मत ठोकना, आराम चलाओ स्मूथली। क्लियर है क्या बात? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो सिखाया गया है कि ये मशीन क्या इनपुट लेती है। तो आपको भी ऐसे सीखना है कि फंक्शन जो है अलग अलग प्रकार के, वो क्या इनपुट लेंगे। तो अब मैथ्स में वापस आता हूँ, तो बहुत सारे हमारे फंक्शंस के टाइप जो नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा विद ग्राफ, सब कुछ समझेंगे उसके अंदर। अभी फिलहाल आप सोचो कि मशीन है ना, तो कोई ना कोई इनपुट लेगा, यहाँ से इनपुट लेगा कोई ना कोई, और इनपुट लेगा तो आपको क्या मिलेगा, आपको कोई ना कोई आउटपुट मिलने वाला है। सिंपल सी चीज है, बेसिक सी बात है। तो इनपुट वही देना जो मशीन खा जाए ना, कहीं पर चला कुछ और दे दिया। तो जैसे फॉर एग्जांपल एफ एक्स बराबर 1/x लिया, तो अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर से कि इसको मैंने वैल्यू खिलाई 1 -1 0, ऐसे और भी खिला सकता हूँ। तो जैसे ही 1 खिलाया तो 1 इसमें जाएगा, तो यहाँ पर से आपके पास एफ ऑफ 1 कितना आएगा, बताओ। एफ ऑफ 1 कितना आएगा, तो एक्स की जगह 1 जाएगा, तो 1/1 1 हो गया। उसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि सर यहाँ पर से माइनस गया, तो एफ ऑफ -1 कितना आ गया, तो 1/-1 कितना आ गया, -1। लेकिन जैसे मैंने जीरो दिया, तो अब आप बचपन में पढ़ के ना, एफ ऑफ जीरो मतलब 1/0। तो 1/0 आपको पता है ना क्या होता है, नीचे नीचे जीरो होना अनर्थ हो जाता है। ये होता है आपका नोट डिप। यानी कुल मिला के अब आप समझे कि मशीन ने सब कुछ खा सकता है, मशीन कुछ भी खा सकता है एक्स की वैल्यू, पर उसको जीरो मत दो, क्योंकि नीचे जीरो चला गया ना तो वो फंक्शन क्रैक हो जाएगा, मशीन खराब हो जाएगी। तो यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका डोमेन क्या है, ये क्या खा सकता है, तो डोमेन आपका जो आएगा वो क्या आएगा, कुछ भी खिलाओ, कोई भी नंबर खिला दो तो सारे के सारे नंबर्स हमारे क्या हो जाएंगे, रियल नंबर हो जाएगा डोमेन इसका। लेकिन इसमें से वो हटा दो, कौन सा, जो आप जीरो नहीं खिला सकते हो, तो जीरो को हटा दो। ठीक है, इन पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। डोमेन रेंज जो है ना अपने आप में बहुत तगड़ी चीज है, खत्म ही नहीं होता, एंडलेस है, दिमाग घूम जाता है। लेकिन अगर आपको मजा आ गया तो बहुत मजा आता है सोल्व करने में, खुशी सी मिलती है जब हो जाता है तो इसके भी क्वेश्चन लेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, अभी सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे आज के लेक्चर में। तो अच्छा, उसके बाद रेंज क्या आएगी, तो रेंज आपको पता है, रेंज भी सोच लो क्या आ सकता है, सारे नंबर आ सकते हैं, पर कौन सा नहीं आएगा, तो आपको पता है इसमें जीरो नहीं आ सकता। आ सकता है क्या जीरो? आ सकता है, जीरो तो आ सकता है। इसका रेंज अगर आपको ढूंढना है तो आप इसका थोड़ा सा ग्राफ देखोगे तो आपको आइडिया जाएगा। 1/x का ग्राफ जो होता है, मैं आपको बताता हूँ हल्का हल्का सा। तो कुछ 1/x का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, देखो इस तरह का। इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। तो यानी कि एक्स की वैल्यू जीरो अगर मैं दूंगा ना, तो जीरो तो दे ही नहीं सकते, जीरो से आसपास दूंगा तो इसकी वैल्यू जाएगी इन्फिनिटी पर, और नीचे जाएगा तो -इन्फिनिटी। देना ये चीज जो है आपके पास, ये चीज है, ये आपका क्या लिखा पड़ा है सर इधर से, ये आपका वाई एक्सेस है, ठीक है, और ये आपका कौन सा एक्सेस है, एक्स एक्सेस है। तो आप देखोगे कि जीरो से इधर पे -इन्फिनिटी तक जा रहा है ये ग्राफ, और यहाँ पर जा रहा है +इन्फिनिटी। ठीक है, जीरो पर कोई आउटपुट ही नहीं है। और जब आप यहाँ पर से इसमें आप सोचोगे कि सर इसकी वैल्यू जीरो हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। क्योंकि आप सोचो यहाँ पर तो 1 लिखा पड़ा है, ऊपर 1 तो फिक्स है, तो नीचे आप क्या डालोगे, इससे जीरो बनेगा, बन ही नहीं सकता। आप ग्राफ पर देख सकते हो चीजें, जैसे जैसे मैं जीरो डाल रहा हूँ, एक्स की वैल्यू जीरो, यहाँ पर देखो एक्स वैल्यू जीरो डाल सकता हूँ, तो जीरो नहीं डाल सकता हूँ क्योंकि नीचे जीरो आना अनर्थ है।
यानी कि यहाँ पर से अब सोचो ग्राफ कैसे बनता है, थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो आपके पास जो x है ना, x वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, मैंने बताया था। उसके बाद जो भी आंसर आता है ना, ये जो भी वैल्यूज आ रही है इन सबको हम कहीं ना कहीं किस में नोट कर देते हैं। ये जो भी वैल्यूज जो आ रही है ना आपके पास, ये जो वैल्यूज है, ये सारी जो वैल्यूज मैं लिख रहा हूँ ऐसे, जिसको आप बोलते हो रेंज, वो आपकी कहाँ पे जाती है, y के ऊपर जाती है, जिसको बोलते हैं एफ एक्स की वैल्यू है ना। ये एफ एक्स की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, y बराबर में। तो ये बेसिकली जो भी आंसर डाल रहा हूँ, इनपुट डाल रहा हूँ, उसका जो आंसर आ रहा है ना वो y में जाता है, और उसका हम ग्राफ बना देते हैं इस प्रकार से। क्लियर है चीज। तो यानी कहीं ना कहीं अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर से y की वैल्यू कभी जीरो आ रही है कि y की वैल्यू जीरो, मतलब यहाँ पर देखो y जीरो इधर ही तो होगा, तो y जीरो आ रहा है क्या, देख लो भाई, खुद ऑब्जर्व करो, मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूँ। y की वैल्यू जीरो नहीं आ रही, क्योंकि x की वैल्यू कोई ऐसी डाल ही नहीं सकते जिससे y जीरो हो जाए। तो इसका मतलब इसका जो रेंज आएगा ना, वो भी क्या आने वाला है, आपका रेंज जो आएगा वो आएगा r में चढ़ा दो क्या, जीरो, बाकी सब कुछ आ सकता है। ठीक है, थोड़ा सा मैंने हल्का सा डाल दिया मसाला इसके अंदर, बाकी डिटेल में पढ़ेंगे। वन अपॉन एक्स अपने आप में रेसिप्रोकल फंक्शन बोलते हैं इसको। ठीक है, वन अपॉन एक्स स्क्वायर पढ़ेंगे, वन अपॉन रूट एक्स पढ़ेंगे, वन अपॉन मोड एक्स पढ़ेंगे, सब चीज पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो ये बेसिक सी डेफिनेशन थी फंक्शन एज अ मशीन की। आगे बात समझ में क्लियर है? चलो आगे बात करते हैं। अब छोटे मोटे क्वेश्चन लेते हैं। तो ए आपके पास कोई है, ऐसा सेट लिखा पड़ा है, और फंक्शन डिफाइंड है ए से जेड। ए मतलब आपका ये सेट है, जेड आपका इंटीजर्स का। तो आपके पास जो फंक्शन की डेफिनेशन है वो है एफ एक्स बराबर में एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री। ठीक है, तो आपसे रेंज ऑफ एफ पूछ रहा है और प्री इमेज पूछ रहा है 6 माइनस 3 5 की। तो पहली चीज तो रेंज पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है आपसे, रेंज। तो रेंज सोचो। अब रेंज तो आपको पता है, बेसिक डेफिनेशन है कि भाई यहाँ से एफ एक्स आपके पास चल रहा है कितना, एफ एक्स बराबर में चल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री। तो रेंज डिपेंड करेगी, आप उसको खिला कर रहे हो। अब खिलाने के लिए अपने पास जो सेट है ना ए, उसके सारे एलिमेंट जाएंगे, तो यानी माइनस टू जाएगा, इधर से कौन जाएगा, माइनस वन जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से जाएगा जीरो जाएगा, उसके बाद यहाँ से और क्या जाएगा आपके पास, वन जाएगा, और लास्ट आपका क्या जाएगा, लास्ट हमारा जाएगा टू। तो ये पांच वैल्यूज है, पांच है ना, तीन दो पांच। ठीक है, अब ये इनपुट में जाएंगे तो रेंज आ जाएगा अपने पास। तो देखो रेंज क्या आएगी, तो फटाफट से कैलकुलेशन कर ले इधर ही। तो भाई देखो यहाँ पर से माइनस टू जाएगा, तो माइनस टू का स्क्वायर आ जाएगा फोर, और ये जाएगा आपका माइनस टू, तो ये भी फोर बनेगा, फोर प्लस फोर एट, एट माइनस थ्री कितना था, आठ माइनस तीन कितना हो गया, पाँच। ओके चलो ठीक है, आगे बात करते हैं। अब अगली वैल्यू क्या आएगी देखो। ठीक है, देखो यहाँ से माइनस वन गया, तो माइनस वन का स्क्वायर कितना हो जाएगा, वन, और यहाँ पर से माइनस माइनस हो जाएगा कितना, टू। तो टू और वन, थ्री माइनस थ्री कितना आ गया, जीरो। कितना आ गया सर, जीरो। समझ में नहीं आया? देखो माइनस वन इसमें जाएगा तो माइनस वन एक्स की जगह जाएगा, तो यानी एक तरह से एफ ऑफ माइनस वन है, लिख के दिखा देता हूँ। इस तरीके से लिखते हैं इसको ना, माइनस वन, जो बचपन में करा है आपने, फाइंडिंग वैल्यू पॉलिनोमियल बोलते हैं इसको। तो वही समझ में आ गया ना, वो भी फंक्शन ही है पॉलिनोमियल। तो आप इसका आंसर निकाल लो, ये वन बनेगा प्लस टू माइनस थ्री, तो अल्टीमेटली कितना आएगा, जीरो। इस तरीके से आप लिख के सोल्व कर सकते हो, बाकी मैं तो ऐसे करा रहा हूँ। चलो भाई अगला बताओ। अगला है जीरो हो गया, तो जीरो 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 ये हो गया आपका माइनस थ्री। नेक्स्ट आपका कितना आएगा, नेक्स्ट आएगा अपना जब जाएगा यहाँ पर से एक मिनट, ये वैल्यू मैंने यहाँ लिख दी, ये वैल्यू यहाँ लिखो, जीरो। अब ये जीरो गया तो माइनस थ्री इधर लिख दो। मैं वही सोचा कि ज्यादा कैसे हो गई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर से वन, जीरो गया, माइनस तीन आ गया, वन गया तो कितना आ गया, वन का स्क्वायर, वन माइनस टू जाएगा माइनस वन, माइनस वन माइनस थ्री जाएगा माइनस का फोर। ठीक है, ये आपका माइनस का फोर आ रहा है, माइनस का फोर। ओके, अब अगला है टू, टू का स्क्वायर फोर, यहाँ पर भी जाएगा माइनस फोर, तो फोर माइनस फोर कट जाएगा, तो आंसर कितना आ गया, माइनस थ्री। तो ये चीज है, तो आप इसको वैसे समझ सकते हो, रेंज का डायग्राम बना के, बाइनरी डायग्राम है ना, तीर वाला डायग्राम बना सकते हो। क्लियर है? तो ये अपने पास जो इसकी रेंज आई है ना, रेंज कितनी आई, रेंज इसकी रेंज आ गई मेरे पास, ये आ गया पाँच, जीरो, माइनस तीन, माइनस चार, माइनस तीन। तो माइनस तीन दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि रिपीट नहीं करते अपन सेट के अंदर, ये चीज आ गई। तो ये इसकी रेंज आ गई है। अब वो आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है प्रीमिस बताओ। प्रीमिस का मतलब समझ में आया कि मान लो कि अपने पास जो सेट है ऐसे, ये आपके पास ए सेट है और ये आपके पास जेड सेट है, तो यहाँ पे एक फंक्शन है एफ एक्स, है ना, ये वाला फंक्शन है। तो यानी यहाँ से जो तीर चल रहे थे, माइनस टू का, माइनस वन, जीरो, वन, टू, इस तरीके की वैल्यूज, अब इनका तीर इनको लग रहा है। तो यानी ये पूछ रहा है कि यहाँ पर से सिक्स, माइनस थ्री और पांच है, ठीक है ना, क्या इनकी प्री इमेज बताओ क्या होगी। तो इनकी प्री इमेज क्या होगी, यानी इनके तीर कौन चला रहा है, ये पता लगाना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर से देखो कि इनके तीर लग रहा है, नहीं लग रहा। देखो आपके आंसर इसी में छुपा पड़ा है, आप बेशक क्रॉस चेक कर सकते हो निकाल के, पर जरूरत नहीं है। यहाँ से आप देखो कि यहाँ पर से हमारे पास जो है ना, पांच का तीर किसको लग रहा है, पांच, इधर से देखो पांच के किसने तीर मारा, माइनस टू है। तो यानी कि पांच की प्री इमेज कितनी है, माइनस टू है।
ओके। उसके बाद यहाँ पर से मेरे पास जो है -3, तो -3 तो आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है। तो -3 के तीर किस किस के लग रहे हैं? तो -3 की प्री इमेज कितनी आ गई? तो -3 की प्री इमेज लग रहा है यहाँ पर से 0 का, और किसका लग रहा है? 2 के। तो 0 का लग रहा है, 0, हाँ ये आ गया। उसके बाद यहाँ पर से इसका भी लग रहा है, किसका? 1 का ना, 1 का है, किसका है? ये आ गया हमारा 0 का, और ये आ गया हमारा 2 का, तो 2 का लग रहा है ये चीज। तो -3 की प्री इमेज कितनी आएंगी? 0 और 2। बाकी 6 का लग रहा है क्या? देखो 6 के कोई तीर नहीं लग रहा है, यहाँ पे आ रहा है कोई? तो 6 यानी पेयर्ड ही नहीं है, तो 6 की कोई प्री इमेज नहीं है, 6 हैज नो प्री इमेज। ओके, इसको आप क्रॉस वैसे भी चेक कर सकते हो, निकालना चाहो तो मैं एक का बताता हूँ, देखो निकाल के। जैसे मान लो कि मेरे को चेक करना है भाई -3 का, मैथमेटिकली चेक करना है, तो -3 का अगर आप निकाल के चेक करोगे, तो आप देखो यहाँ पर चेक करते हैं -3 के, तो आप वैसे कैसे चेक करोगे कि -3 की प्री इमेज क्या आ जाएगी? तो मान लो प्री इमेज का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर से जो भी फंक्शन है ना, इसका रिजल्ट, क्योंकि आपको पता है ना ये जो वैल्यूज बैठेंगी तो इसके अंदर बैठेगी, तो जो बैठेंगी वैल्यू उसका तीर किसको लगना चाहिए? -3 को। तो हम मान रहे हैं कि लग रहा है, तो यानी कि यहाँ पर मान लो f(x) बराबर में -3 हो गया। अब यहाँ से -3 की कौन सी वैल्यू है x की, जिससे इससे आप रिजोल्व कर लो, इक्वेशन बन जाएगी। तो यानी रखो इसमें वैल्यू, तो x² -2x -3 बराबर -3। अब आपको दिख रहा है यहाँ पर से जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, इधर आके कट जाएगा, तो x² -2x बराबर 0 बन गया। तो आपको यहाँ से आंसर मिल गया। तो आप इस तरीके से भी सॉर्ट आउट कर सकते हो। तो इधर से x 0 आ गया, इधर से क्या जाएगा? x बराबर 2। तो कहीं ना कहीं अपने पास ये तो आंसर आ रहा है कि 0 और 2 जो है उसकी इमेज एक ही है अपने पास, कितनी? -3, यानी -3 की प्री इमेज आ गई 0 और 2। क्लियर है? इस तरीके से भी आप चेक कर सकते हो। तो आप जब 6 का चेक करोगे ना, f(x) बराबर 6 रख के, तो आपको है ना इनमें से कोई आंसर नहीं मिलेगा, कुछ और आंसर मिलेगा, और कुछ और आ ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें पहले सेट के अंदर जो एलिमेंट है वही तो प्री इमेज बन सकती है। तो इसका मतलब 6 को कोई तीर नहीं बनेगा इधर से। आगे तो हमें इस तरीके से वेरीफाई कर सकते हो। चलो आगे बात करते हैं। अब है हमारे पास वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या होता है? तो मैं आपको बताता हूँ, वर्टिकल लाइन टेस्ट मतलब एक ऐसा टेस्ट जिससे आप पता लगा सकते हो कि फंक्शन है या नहीं। देखो तीर वाला डायग्राम तो चलो है ही, अगर मेरे पास ऐसे बेहतरीन बेहतरीन तरीके से कर्व दिख रही है ना, कर्व, कर्व इज जस्ट रिलेशन। जो भी आपके पास कोई भी कर्व आप आउट करते हो ना मैथ्स के अंदर, ऐसे कुछ भी सुंदर सा पोलिनोमियल ग्राफ बनाया आपने, कुछ भी बनाया, तो जो भी कर्व्स होते हैं ना, वो अपने आप में रिलेशन होता है, नो डाउट। लेकिन वो रिलेशन फंक्शन कब बनेगा? तो उसका टेस्ट है आपका वर्टिकल लाइन टेस्ट। तो क्या कह रहा है देखो, टू चेक वेदर ए गिवन कर्व इज फंक्शन और नॉट। चेक करने का मतलब है, अगर वर्टिकल लाइन क्या होती है? जो पैरेलल टू वाई एक्सिस होती है, वाई एक्सिस के पैरेलल होती है, इंटरसेक्ट करती है कर्व को कम से कम 2 पॉइंट, कम से कम 2 का मतलब है 2 या 2 ज्यादा पॉइंट पे अगर वो कट करके जाती है वर्टिकल लाइन, तो उस वक्त आपका जो कर्व है ना, वो फंक्शन नहीं है, सिर्फ कर्व रहेगा, या कर्व रहेगा, या फिर बोल सकता हूँ रिलेशन रहेगा। अदरवाइज वो क्या बन जाएगा? आपका फंक्शन। जैसे मान लो कि समस्तर, जैसे मान लो मेरे पास ये एक सर्कल है अपने आप में, तो सर्कल कर्व है कि फंक्शन है? आज के बाद याद रखना, सर्कल आपका क्या है? फंक्शन है। कर्व उसके लिए वर्टिकल लाइन डाल दो, वर्टिकल लाइन जो होती है पैरेलल टू एक्सिस होती है। तो अब आप ये सोच समझो कि यहाँ पर से आप कोशिश करो कि हम चाहेंगे कि फंक्शन नहीं हो, मतलब आप ऐसी जगह से वर्टिकल लाइन को डालो जहां पर से इंटरसेक्शन जो है ना इस कर्व के साथ, सर्कल के साथ मैक्सिमम देखने को मिले। अगर एक दिखे ना हर जगह, तो समझ जाओ फंक्शन है, और एक से ज्यादा दिख जाए तो क्या है? वो कर्व, कर्व है। तो आपको पता है, अगर मैं बनाऊंगा, देखो ये आप देख रहे हो ना कितने इंटरसेक्शन आ गए, 1 2। जैसे ही 2 इंटरसेक्शन आ गए, तो इसका मतलब ये आपका कर्व है, यानी रिलेशन है। पर ये फंक्शन है क्या? नहीं, ये फंक्शन नहीं है। अब आप इसमें देख लो, ये वाली चीज जो है इसके अंदर देखोगे, तो आप देखो ये जो है, अब आपको पता है ये आपका कुछ कुछ कैसा लग रहा है? ये अपना पैराबोला है, y² = 4x, है ना, राइट हैंडेड पैराबोला है। तो राइट हैंडेड पैराबोला है, जो उसमें इंटरसेक्शन कितने दिखे? तो आपको दिख गए कितने? 2। तो इसका मतलब ये फंक्शन है क्या? नहीं है, ये रिलेशन है। उसके बाद अगर आप देखोगे, ये भी एक पैराबोला है, पर ये अपवार्ड पैराबोला है। ये कौन सा है? अपवार्ड पैराबोला। तो अपवार्ड पैराबोला जो है, इसमें आप देखो ये फंक्शन है या नहीं। तो फंक्शन के लिए अब आप कोशिश करोगे कि जितनी इंटरसेक्शन मिल सके ना पैरेलल लाइन के साथ, वर्टिकल लाइन के साथ, उतना मिले। तो क्या मिलेंगे इसके अंदर? कुछ मिल रहा है क्या? देख लो, आप खुद देखो, कहीं भी डालो वैल्यूज, ये आपका कितनी बार कट करेगा? सिर्फ एक बार ही कट करके जाएगा। तो इसका मतलब ये आपका फंक्शन होगा। क्लियर है? अच्छा, मैं आपसे बोलूँ, अगर थोड़ी देर के लिए मैं बनाऊँ आपके पास, अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि एक सेमी सर्कल बनाया, मैंने क्या बनाया? सेमी सर्कल, इस तरह का सर्कल नहीं है, सेमी सर्कल है। तो सर्कल को मैंने आधा काट दिया, ऊपर का ले लिया, तो क्या ये फंक्शन है? हाँ, ये फंक्शन है। देखो इसके वर्टिकल लाइन आप टेस्ट करोगे, तो आपको दिख जाएगा कि यार यहाँ पर से इसके इंटरसेक्शन कितने हैं, कहीं पे डाल दो, कितने इंटरसेक्शन आएंगे? मैक्सिमम एक ही आएगा। तो एक से ज्यादा इंटरसेक्शन आ गया तो वो फंक्शन नहीं है, अदरवाइज फंक्शन होगा। कुछ भी हो सकता है ना, यहाँ पर से कितना ही बना सकते हो आप। देखो इसका भी क्वेश्चन भी है, बाकी मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो कि मैंने कुछ भी बना दिया ऐसे, ये कुछ भी हाव बुलाव बना दिया ऐसे, हाँ यूं यूं बना दिया ऐसे। तो आप देखोगे भाई मैंने ये जो चीज़ है ऐसे बना दी। तो अब आप इसके अंदर वर्टिकल लाइन डालोगे, देखो यहाँ पर से कितने सेक्शन आ गए? 2।
दिख गए? तो इसका मतलब फंक्शन है क्या? नहीं है। इस तरीके से आपको चेक करना। तो इसके ऊपर क्वेश्चन लेते हैं जल्दी से। तो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स रिप्रेजेंट अ फंक्शन, कौन सा फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो चलो भाई देखो, अब हम क्या करेंगे कि हम चाहेंगे कि इसमें जो है ना मैक्सिमम पॉसिबल ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाए वर्टिकल लाइन के साथ। तो आप देख लो यहाँ पर से ये जब करूंगा तो ये कितने आ गए? 2। तो इसका मतलब फंक्शन है? नहीं, ये रिलेशन है। उसके बाद यहाँ पर देख लो, ये फंक्शन है क्या? नहीं, ये भी रिलेशन है। उसके बाद यहाँ पर देखो, अभी डॉटेड दिख रहा है, डॉटेड दिख रहा है आपको? डॉटेड से कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पर जहां पर भी आपका ग्राफ है उसमें कटिंग कितनी हो रही है? एक बार ही तो होगी। कहीं भी डाल लो आप, कटिंग एक बार ही होगी। कहीं भी डाल दो वर्टिकल लाइन, कटिंग एक बार होगी। तो इसका मतलब ये आपका सी जो है फंक्शन है, ये आपका फंक्शन होगा। क्लियर है? चलो ठीक है, समझ में आ गया। अब आते हैं हमारी जिंदगी में कौन आया? इक्वल फंक्शन। यानी अब आप फंक्शन समझ चुके हो, आप दो फंक्शंस बराबर कब होंगे? धीरे धीरे हम फंक्शंस में रिलेशन मतलब ऑपरेशन लगाएंगे, ऑपरेशंस करेंगे, उनको ऐड करेंगे, सेपरेट करेंगे, तो उनकी डोमेन रेंज के बारे में बात करेंगे। तो आज इक्वल फंक्शन को निपटा के चलेंगे। दो फंक्शन इक्वल कब होंगे? तो देखो भाई, चलते हैं इसमें बात करते हैं। तो अपने पास एक फंक्शन है ए से बी जा रहा है एफ एक्स, और दूसरा जी एक्स है ए से बी। दोनों में देख रहे हो साहब, ए से बी जा रहा है। तो पहली चीज आपके पास ये पॉइंट लिखा पड़ेगी, अगर मेरे पास एक फंक्शन है एफ और एक दूसरा फंक्शन जी है, तो यानी डोमेन ऑफ एफ जो है ना डोमेन ऑफ जी के बराबर हो। क्या हो? डोमेन ऑफ एफ जो है डोमेन ऑफ जी के बराबर हो। ठीक है? तो यानी कि डोमेन का मतलब हमारा, क्योंकि ए और ए आपको पता है, अगर ये फंक्शन है दोनों दोनों के, ठीक है, ये अब फिलहाल फंक्शन है, आपको मानना है, ऐसा मत बोलना चेक करे नहीं करे। तो ये अगर फंक्शन है, तो अपने पास जो पहला सेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट सेट को आप डोमेन बोलते हैं। तो दोनों का डोमेन तो कॉमन है, तो डोमेन बराबर है, इसका मतलब ये बराबर हो सकता है। अगला स्टेप क्या करा है कि कोडोमेन भी सेम होना चाहिए, तो कोडोमेन भी दोनों का सेम है, इसका मतलब ये दोनों अभी बराबर हो सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर से जो रेंज है ना, रेंज भी सेम होना चाहिए, रेंज भी सेम होना चाहिए, मतलब इसकी जो भी रेंज आएगी एफ की और जी की, दोनों बराबर होनी चाहिए। तब जाके आप कोशिश कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर से सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप ये बोल सकते हो कि एफ एक्स बराबर जी एक्स होगा फॉर ऑल, है ना, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कॉमन डोमेन। यानी कि जो भी दोनों का कॉमन डोमेन होगा, डोमेन तो दोनों का सेम ही, यहाँ पर देखो ये डोमेन दोनों का सेम है, तो इनमें से एफ एक्स और जी एक्स हर वैल्यू के लिए सेम हो। मतलब जैसे एक्स वैल्यू 1 डालने पर इसमें जो आंसर आया ना, वही आंसर 1 डालने में इसमें भी आना चाहिए। यानी बिल्कुल फोटोकॉपी, दोनों एक ही फंक्शन होंगे, इक्वल है। तो सीधी बात, नाम अलग है एफ और जी, मतलब राम और श्याम है, बाकी दोनों है एक ही। क्लियर? तो उसके लिए हमने लिखा है कि ग्राफ दोनों का क्या होना चाहिए? 100% सेम। यानी ग्राफ अगर सेम है ना, तो आपको मजा आ जाएगा। तो उस वक्त डोमेन सेम, कोडोमेन सेम, रेंज सेम, और साथ में ग्राफ बिल्कुल फोटोकॉपी है, यानी कि हर एक पॉइंट पर आपका एफ एक्स और जी एक्स आउटपुट सेम देगा। तो वो फंक्शंस क्या कहलाएंगे? इक्वल फंक्शन है। एग्जांपल लेके समझते हैं। तो अपने पास एक फंक्शन है आर से आर, क्या चल रहा है आपको? फंक्शन आर से आर, जी भी आर से आर है, तो मतलब देख लो डोमेन और कोडोमेन तो मैच कर गया, पहले पॉइंट दोनों मैच हो गए। अब अपने पास जो फंक्शन है उसमें एफ एक्स बराबर एक्स है, एफ जी एक्स बराबर एक्स क्यूब है। ठीक है? ये जो चीज दिखी पड़ी है मेरे पास, तो इनको आप देखोगे ना, तो एफ एक्स बराबर एक्स आ रहा है, और ये कह रहा है जी एक्स बराबर में एक्स क्यूब। अब आप यहाँ पर से इनका रेंज निकालोगे ना, आप निकालोगे रेंज, तो एक्स की वैल्यू आप कुछ भी डालोगे ना, वाई बराबर एक्स की लाइन पता है क्या आपको? तो यानी कि इसको एक काम करते हैं, ग्राफ से प्लॉट करते हैं। एक सेकेंड लो, इसका ग्राफ देखते हैं। हम्म तो अगर मैं यहाँ से आपको ग्राफ दिखाऊं इसका, एक सेकेंड, वाई बराबर एक्स, और दूसरा लेते हैं हमारा कौन सा, एक्स क्यूब। देखो दिख रहा है आपको? इनकी जो रेंज देखोगे ना, तो रेंज का मतलब है कि जहां पर से y की वैल्यू दिख रही है आपको, सारी की सारी जो y की वैल्यू है ना, वो आपकी सेम चल रही है ना। यहाँ पर से y की वैल्यू देख रहे हो आप, हर पॉइंट पे इसका कोई ना कोई आउटपुट आ रहा है। लेकिन इसकी जो x की वैल्यू है और उसकी x की वैल्यू पर अलग अलग आउटपुट आएगा, क्योंकि देखो आप यहाँ पर से जूम करोगे तो आपको दिख जाएगा कि हाँ भाई, इसमें जो है इधर इधर एक्स की वैल्यू कुछ है, उसकी कुछ है, दोनों की अलग अलग आ रही है। देखो इसकी भी कुछ अलग आ रहा है, यहाँ से देख रहे हो आप वैल्यूज, तो एक्स की वैल्यू पर और वाई जो भी आउटपुट आ रहा है, दोनों का अलग अलग है। इसकी एक्स की वैल्यू जैसे जैसे चेंज करो, एक्स की वैल्यू बढ़ रही है, तो उस हिसाब से वाई जो है ना, इसका एक्स वाले का इसका तेजी से बढ़ रहा है। देख रहे हो यहाँ पर से इधर देखो, है ना, दोनों का अलग अलग आ रहा है। तो इनका बाकी रेंज सेम है। रेंज आपको पता है, नीचे से y नेगेटिव तक जा रहा है और ऊपर भी y पॉजिटिव तक जा रहा है, तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी दोनों की रेंज है। पर क्योंकि इनके ग्राफ सेम नहीं, आपको दिख रहा है ग्राफ सेम नहीं हर पॉइंट पे, हर पॉइंट पे ग्राफ सेम है। इस पॉइंट पर देख रहे हो आप, किसी पॉइंट पर यहाँ पर मैं पॉइंट ले रहा हूँ, तो उस पर इसका और इसका ग्राफ अलग अलग है, तो ये फंक्शन
इसकी कोडोमेन, डोमेन, है ना, रेंज सेम है, पर हर पॉइंट पे इनका आउटपुट सेम है। एफ एक्स बराबर जी एक्स नहीं है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू देयर कॉमन डोमेन, यानी यहाँ पर से ग्राफ अलग बन रहा है, इसलिए तो इसका मतलब ये फंक्शन इक्वल फंक्शन नहीं होंगे। ठीक है, ओके, चलो आगे अब बात करते हैं आगे। चलो, तो इसका मतलब इक्वल होंगे क्या, नहीं होंगे। चलो भाई आगे बात करते हैं अगला। तो अपने पास एक और एग्जांपल है यहाँ पर से, कि आपके पास फंक्शन है आर से आर, दूसरा जी आर से आर है। अब इन दोनों को बराबरी के लिए बोलना है आपको कि बराबर करो भाई, हमको बराबर करो। तो एफ एक्स बराबर एक्स का ग्राफ आपने देख लिया, इसका रेंज अगर आपसे मैं बोलूंगा तो इसका रेंज आएगा वही आर, बोल दो इसको। ये आर का मतलब माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, एक ही बात है। ठीक है, ओके। इसका जो रेंज आएगा, तो अब देखो ध्यान से ये चीज समझ लो, थोड़ी थोड़ी सी बात याद दिला देता हूँ। यहाँ पर एक्स की वैल्यू नीचे क्या नहीं आ सकती, जीरो नहीं आ सकती, क्योंकि आपको पता है, देखो कभी भी याद रखना, कुछ भी हो, वन अपॉन में डब्बा कोई एक्सप्रेशन आता है ना, वन अपॉन डब्बा नीचे, तो आप नीचे डब्बे में एक वैल्यू नहीं डाल सकते, और वो वैल्यू क्या नहीं हो सकती, वो वैल्यू आपकी जीरो नहीं होगी, ये मत डाल देना। यानी जो भी वैल्यू है ना, वो आपका जीरो के बराबर नहीं हो सकती, यानी यहाँ पर जीरो नहीं बन सकता, क्योंकि अगर वहां जीरो बन गया ना, तो वो आपका नीचे नॉट डिफाइन बनेगा। तो आप यहाँ पर से क्या नहीं डाल सकते हो, आप नहीं डाल सकते हो एक्स वैल्यू जीरो के बराबर नहीं होगी। अब कुछ बच्चा सोचेगा सर ये तो वैसे बेवकूफ बना रहा है, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, इसको काट दो ना, ऐसे इसको काट दो सीधा, जी एक्स आपका एक्स आ गया, तो दोनों बराबर ही तो हो गए। मैं बोलूंगा रुक जा बेटा रुक जा, 10वीं क्लास नहीं है अभी, है आपकी 11वीं क्लास। इसमें आप ऐसे फंक्शंस को छेड़ नहीं सकते, जो मिला है उसमें खुश रखो। ठीक है, तो यानी यहाँ पर से आप काट काट भी दोगे, तो आपको लिखना पड़ेगा कि एक्स वैल्यू जीरो के बराबर नहीं है, क्योंकि जीरो पर ये आउटपुट देगा नहीं। यानी कि यहाँ पर से जी एक्स बराबर एक्स आएगा जब एक्स वैल्यू जीरो के बराबर नहीं होगी, एक्स वैल्यू जीरो के बराबर नहीं होगी। तो अब आप खुद सोचो, इसका तो आपके पास जो डोमेन आ रहा है ना, देखो इसका डोमेन और इसका डोमेन अलग अलग है। ये जो है आर दिखाने के लिए लिख दिया, पर एक्चुअली में इसका जो डोमेन है ना, वो आएगा आर में से कौन हटा दो, जीरो, क्योंकि जीरो क्यों हटाए, क्योंकि ये फंक्शन आपका क्रैक हो रहा है। तो इसका डोमेन मैच नहीं कर रहा, देख रहे हो आप, इसका डोमेन जो है ना, ये दोनों मिस मैच है, तो इसका मतलब ये आपका यहाँ पर से बराबर नहीं होगा। क्लियर है क्या, बात समझ में आ गई इस तरीके से। तो कुल मिला के सारी चीजों को हमने समझ लिया। अब इसका ग्राफ भी आप देख लो, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो ग्राफ देखो इसका जल्दी से। इसका जो ग्राफ है हमारा, दिखाओ दिखाओ दिखाओ, कहाँ पर है, इसको हटाओ इसको हटाओ। ये देखो भाई, तो देखने में देख रहे हैं दोनों एक साथ ही लग रहे हैं ना, दोनों ओवरलैप हो पड़े, दिख भी नहीं रहा आपको इवन दूर से। तो अब देखो, ये y बराबर एक्स का ग्राफ है, किसका है, y बराबर एक्स का। तो आप ध्यान से देखोगे, इसमें जीरो पर आउटपुट मिल रहा है आपको, कितना, जीरो। लेकिन अगर मैं आपको दिखाऊं ये वाला, इसको हटाते थे, अब देखो ये आपका है y बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, तो यहाँ पर कितना लिखा पड़ा है, देखो जीरो पर क्या आ रहा है, एक नॉट अनडिफाइंड आ गया ना, नहीं अनडिफाइंड दिख गया, ये चीज है। हालांकि हम जब ग्राफ बनाते हैं ना इसका, तो हम तो क्या लगाए थे इसमें, जब हम ग्राफ बनाते हैं इसका, तो वाई बराबर इसका ग्राफ ऐसा बनता है, ऐसे ये बनाते हैं। लेकिन जब हम ग्राफ बनाएंगे ना इसको, तो ये इसमें नहीं दिखा रखा डेस्मोस के अंदर, बाकी हम जब बनाएंगे ग्राफ, तो यहाँ पर ऐसे लगाया था व्हाइट बोर्ड, और ऐसे जाता है ग्राफ, ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ भाई इस जगह पर एक्चुअली जीरो पर कोई आउटपुट नहीं है, मशीन आउटपुट नहीं दे रही, तो आंसर नहीं आएगा। क्लियर है, तो यानी ये फंक्शन बराबर नहीं होगी। अब हमारे पास क्वेश्चन आया, अपने पास क्वेश्चन क्या कह रहा है, एफ आर से आर है, एफ एक्स बराबर एक्स प्लस टू है, जी आर से आर है, जी एक्स बराबर ये कह रहा है, शो करो कि एफ और जी बराबर नहीं है, डिफाइन करो एफ एंड जी को इस प्रकार से कि एफ बराबर जी हो। ठीक है, चलो, तो यानी कि एफ एक्स बराबर एक्स प्लस टू, अब अपने पास पता है ना ये लीनियर फंक्शन है, एफ एक्स बराबर में एक्स प्लस टू, आप जानते हो बचपन से पढ़ते आ रहे हो 10वीं क्लास में, ये अपने पास जो है एक्स प्लस टू, आपको पता है ना ग्राफ बनाते वक्त एफ एक्स को हम क्या मान लेते हैं, वाई, तो वाई बराबर एक्स प्लस टू का आप आराम से ग्राफ बना सकते हो, है ना, कुछ भी जाएगा कहीं ना कहीं एक्स प्लस टू का ग्राफ बनेगा। अच्छा, अब इसको देखो आप जी एक्स को ना, और ये एफ कहाँ से कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है हमारा एफ आर से आर। तो ये भी देख लो कि भाई देखो डोमेन आपका सही है क्या, मैंने तो ऐसे लिख दिया अभी क्वेश्चन के अंदर, आप ये देख लो कि इसको कुछ भी खिला सकते हैं क्या, देखो आप है ना रियल नंबर कोई भी खिलाओ, इससे कोई फंक्शन आउटपुट थोड़ी खराब थोड़ी कर रहा है कि मशीन आपकी क्रैक हो रही हो, तो ऐसा कोई दिक्कत आ रही है कि इसके अंदर नहीं आ रही है। कोई भी आंसर डालोगे कोई ना कोई आपको वाई की वैल्यू मिलेगी मिलेगी, इसका मतलब इसका डोमेन क्या है, आर है। लेकिन यहाँ पर से अगर मैं आपसे बोलूँ जी एक्स है, जी एक्स को आप ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर माइनस फोर है, तो एक्स माइनस टू, तो मैंने अभी आपको बताया ना डिनोमिनेटर जो है, हमारे पास जो मेन मेन जो क्वेश्चन है ना, वो यही है कि नीचे डिनोमिनेटर जीरो होना चाहिए, अंडर रूट वाले क्वेश्चन आएंगे, बस मेन मेन क्वेश्चन ही आएंगे। डिनोमिनेटर आपका जीरो नहीं हो सकता, तो यहाँ पे लिखा नहीं है उन्होंने, तो आप ये समझो कि इसमें एक्स की वैल्यू जो है ना, आप टू नहीं डाल सकते हो, क्योंकि टू डालते ही ये जो नीचे की वैल्यू है ना, ये आपकी नॉट डिफाइन बनेगी। तो आपका जो जी है ना, एक्चुअली में वो आर से आर नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए आर में से हटाओ किसको,
टू को, और कहाँ पर जाएगा, कोडोमेन। कोडोमेन में कोई टेंशन नहीं है, पर आपको जो इनपुट है ना उसमें आपको टेंशन लेनी पड़ेगी। तो इसमें आर नहीं खिला सकते, क्योंकि इसमें आर खिला दूंगा तो टू जो है वो आ जाएगा, नीचे आते ही नॉन डिफाइन हो जाएगा, मशीन खराब हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास जो इन दोनों का डोमेन है ना वो अलग अलग है। इसका मतलब ये अभी बराबर नहीं है, ये अभी अभी आपके बराबर नहीं है। तो बराबर करने के लिए उसने बोला है ना कि शो करोगे एफ नॉट इक्वल टू जी, तो मैंने कर दिया यहाँ पर से कि सीधा सीधा भाई इनका जो डोमेन है ना, डोमेन ऑफ एफ, ये आपका डोमेन ऑफ जी के बराबर नहीं है। तो जब जैसे ही बराबर नहीं है, इसका मतलब ये आपका, हैंस आप बोल सकते हो कि एफ नॉट इक्वल टू क्या, जी। क्लियर। अब जब एफ जी के बराबर नहीं है तो उसने बोला कि डिफाइन करो ताकि एफ और जी बराबर हो जाए। तो डिफाइन आप कर सकते हो, आराम से कर सकते हो कि यहाँ से देखो सब कुछ सेम है। आप ध्यान से देखो, अगर मैंने बोल दिया एक्स नॉट इक्वल टू टू है, अगर मैंने बोल दिया कि सर ये एक्स नॉट इक्वल टू टू है, तो आप जी एक्स को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। अब कर सकते हो सिंप्लीफाई। अब यहाँ पर से ये लिखा पड़ा है एक्स स्क्वायर माइनस फोर, तो आप इसको लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से आप फैक्टराइज करोगे तो ए माइनस बी, ए प्लस बी आ गया, और नीचे आपका आ जाएगा कितना, एक्स माइनस। तो आप इसको आप काट सकते हो, क्योंकि अब क्यों काट सकता हूँ, क्योंकि देखो मान लो अगर आपने टू देता तो टू माइनस टू जीरो, ऊपर भी जीरो, तो जीरो बाई जीरो को आप काट थोड़ी सकते हो। लेकिन अब मैं शो रू की एक्स वैल्यू टू नहीं है, यहाँ पे टू के अलावा चाहे तीन चार बार कुछ ही आएगी, ऊपर नीचे सेम वैल्यू बनेगी तो कटेगी, पर जीरो नहीं बनेगा ऊपर नीचे। तो इसका मतलब जी एक्स, अब आप देखो ध्यान से कितना आ गया, एक्स प्लस टू। तो आप देख लो इनकी डेफिनेशन ही सेम हो गई है, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस टू। लेकिन इसका जो है इसमें टू नहीं खिलाना, लेकिन इसमें सब कुछ खिला रहे। तो अब इसका जो फंक्शन का एफ है उसको आप रिडिफाइन करोगे, तो इसका जो डोमेन है ना उसको आप सेम बनाओ, आर माइनस क्या कर दो, जीरो, ऐसे। अब आपके पास एफ और जी क्या हो जाएंगे, आपके बराबर, क्योंकि सब कुछ सेम हो गया। एक्स प्लस टू, डेफिनेशन तो सेम ही है इसकी, डोमेन जो अलग थी ना वो भी मैंने सेम कर दिया, तो अब आपका एफ और जी क्या हो जाएगा, बराबर। आगे आपको समझ में, तो इक्वल फंक्शन कब होते हैं, जब डोमेन, कोडोमेन, रेंज और सारी जगह आपका ग्राफ भी फोटोकॉपी हो, एकदम सेम टू सेम, यानी पूरा फोटोकॉपी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो हमारे पास फंक्शन है एफ एंड जी, उसको डिफाइन कर रखा है एफ एक्स बराबर एक्स माइनस थ्री है, और जी एक्स आपका ये है। अच्छा, ये फंक्शन जो इसका नाम बता देता हूँ, ये जो इस प्रकार का फंक्शन है ये इस तरह का लिखा आता है, जैसे एफ एक्स बराबर में ऐसे यूं लिखा होता है कि भाई एक्स प्लस वन, एक्स ग्रेटर देन वन है, और यहाँ पर से एक्स माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स की वैल्यू अगर पाँच से छोटी है, इस तरह के। ये जो फंक्शन होते हैं ना इनको हम क्या बोलते हैं, इस तरह की, ये होता है पीस वाइज फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको, पीस वाइज फंक्शन। पीस मतलब टुकड़ा, या फिर आप इसको बोल सकते हो नॉन यूनिफॉर्म फंक्शन। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है कि इसकी डेफिनेशन जो है ना, इसकी डेफिनेशन जो है, इसकी डेफिनेशन अलग अलग वैल्यूज पर, एक्स की अलग अलग वैल्यूज पर अलग अलग है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म नहीं है, कैसा, नॉन यूनिफॉर्म या फिर पीस वाइज फंक्शन। आगे बस समझ में। चलो, अब यहाँ पर से एफ एक्स और जी एक्स, एफ एक्स आपका यूनिफॉर्म है, जी एक्स आपका नॉन यूनिफॉर्म है। तो साफ लिख रखा है, देखो माइनस थ्री इस पे दे नहीं सकते, क्योंकि माइनस थ्री दूंगा तो यहाँ पर से नॉट डिफाइन बन जाएगा नीचे। तो उसने बोला कि माइनस थ्री नहीं देंगे तो ये लेंगे, और जैसे आप माइनस थ्री लोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, के। उसने खुद ने बोल दिया कि माइनस थ्री पर आप ये यूज करो। तो कह रहा है कि फाइंड करो के की वैल्यू इस प्रकार से कि एफ एक्स जी एक्स बराबर है हर वैल्यू के लिए। एफ एक्स जी एक्स क्या है, आपकी हर वैल्यू के लिए बराबर है, तो आपको के की वैल्यू निकाल। तो मैं फालतू में क्यों दिमाग लगाऊंगा, जब वो कह रहा है अपन से कि x की हर वैल्यू के लिए बराबर है, तो मुझे x की वो वैल्यू डालनी है जिसमें k दिखे। k किस पे दिख रहा है, माइनस थ्री पे। यानी मैं सीधा क्या कर दूंगा कि f ऑफ माइनस थ्री बराबर g ऑफ माइनस थ्री बोल दिया एक तरह से, क्योंकि आपको पता है सिंस एफ एक्स बराबर क्या है आपका, जी एक्स है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। फॉर ऑल का साइन है, कट कर देते हैं ये। तो अब आप मुझे बताओ माइनस थ्री इसमें डालो, तो माइनस थ्री इसमें डाल रहा हूँ ना, फिर माइनस थ्री, ये आ गया अपना एफ एक्स के अंदर चला गया इसके अंदर, और जी ऑफ माइनस थ्री डालूंगा तो सीधा सीधा क्या आएगा, के आएगा ना, माइनस थ्री इसमें, ये जी में जाएगा माइनस थ्री, तो माइनस थ्री पर आउटपुट के आ गया, तो के की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है, माइनस सिक्स। इतना छोटू मोटू क्वेश्चन था, सिंपल सा। आगे समझ में। चलो, उसके बाद रियल वैल्यूड और रियल फंक्शन क्या होते हैं, तो इनका सिर्फ नाम नाम है और कुछ है नहीं इसके अंदर। तो रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होगा, देखो मान लो भैया मेरे पास ये आया, कौन आया मेरे पास आया ये, तो उसमें रियल वैल्यूड क्या होगा, रियल वैल्यूड का मतलब है रियल वैल्यू दे दी। रियल वैल्यूड का मतलब है रियल वैल्यू दे दी। तो अपने पास जो कोई फंक्शन है ए से बी है, तो उसका जो सेकंड सेट है ना, यानी बी, अगर मेरे जो बी है ना, बी वो आपका सबसेट है किसका, ऑफ रियल नंबर, या फिर खुद वो रियल नंबर है, सबसेट हो रियल नंबर या फिर रियल नंबर, क्योंकि आपको पता है ना नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं। लेकिन हमारे जो भी फंक्शंस आएंगे ना उन सब में सारे के सारे जो भी अपना आंसर होगा, कोडोमेन, डोमेन, है ना, जो भी है वो आपका क्या होने वाला है, कहीं ना कहीं रियल नंबर होगा, रियल नंबर का होगा, सबसेट होगा। अगर सिर्फ बी आपका सबसेट है रियल नंबर का, तो रियल वैल्यूड फंक्शन बोलते हैं उसको। और अगर मैं बोलूँ कि रियल फंक्शन क्या होंगे, तो रियल फंक्शन के अंदर आपका जो फर्स्ट और दो सेकंड सेट, यानी कि ए जो है
वो भी आपका सबसेट होगा किसका, रियल नंबर का, और खुद रियल नंबर भी हो सकता है ना। या फिर आपका जो बी है वो भी सबसेट होगा रियल नंबर का या खुद होगा रियल नंबर। तो या फिर वाली कंडीशन तो यहाँ पे आएगी रियल वैल्यूड के अंदर। रियल फंक्शन के अंदर पहला और दूसरा दोनों के दोनों क्या होंगे, रियल नंबर के सबसेट या फिर रियल नंबर होंगे। ठीक है, मैक्सिमम रियल नंबर हो सकते हैं। और बी अगर सिर्फ बी सबसेट है रियल नंबर का तो उसको हम क्या बोलते हैं, रियल वैल्यूड फंक्शन। सबसे आगे तो हम जो भी चर्चा करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वो रियल फंक्शंस करेंगे, चाहे वो कोई से पॉलिनोमियल हो, है ना। पॉलिनोमियल के बाद अपने पास जो स्क्वायर रूट है, मॉडुलस है, सारे फंक्शन जो पढ़ेंगे ना, हाँ सो सब पढ़ेंगे इसके अंदर, वो सारे रियल फंक्शन से होंगे। उसके बाद अपने पास एक क्वेश्चन है, एफ ऑफ दिस 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 फंक्शन है, एफ एक्स बराबर, ये कंडीशन दे रखी है, तो एफ एक्स बराबर में आपके पास है अल्फा एक्स प्लस बीटा। ये एक फंक्शन बोल दिया उसने तो मानना पड़ेगा। तो फाइंड करना है आपको अल्फा बीटा, और फिर कह रहा है एफ एक्स भी निकालो। तो देखो आप फंक्शन है, यहाँ पर ये फंक्शन है, तो आप देख लो फंक्शन है तो -1 के साथ ही अटैच है, 0 के साथ ही अटैच है, 1 के साथ ही अटैच है, 2 के साथ अटैच है। और आपको पता है फंक्शन के अंदर जो पहले एलिमेंट्स होते हैं, नहीं पहले सेट के होते हैं, तो पहले सेट के एलिमेंट जो है ना वो सारे तीर चलाएंगे और हर एक को एक तीर चलाने का मौका मिलेगा। तो -1 से अटैच्ड है -3। तो आप ये समझ लो कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि 0 से कौन अटैच्ड है, -1, तो यानी समझो कि 0 ने तीर चलाया, है ना। ऐसे सोचो, यहाँ पर से ये जो चीज लिखी पड़ी है ये आपका -1 -3 0। एक सेकंड रुको, ये यहाँ नहीं आएगा, है ना। पहला देखो -1 है, 0 है, फिर क्या आएगा 1 है, फिर कितना आएगा 2। अब आप देख लो ये आपका पहला सेट हो गया। उसके बाद दूसरा सेट जो है अपना वो कितना आ रहा है, -3 -1 1 -3 -1 1 और 3। अब आप देख लो इसमें तीर किस किस को चल रहा है, तो -1 अटैच्ड है किसके साथ, -1 अटैच्ड है आपका -3 के साथ। उसके बाद 0 अटैच्ड है आपका -1 के साथ, 1 अटैच्ड है आपका 1 के साथ, और 2 अटैच्ड है कितना 3 के साथ। तो ये होगा। तो आप यहाँ पर से कुल मिला के आपको बेसिक इक्वेशन बनानी है इसके अंदर। तो x की वैल्यू देखो 0 डाल रहे हो तो कितना आएगा, यानी आपके पास जो फंक्शन है ये एफ एक्स बराबर में क्या है, अल्फा एक्स प्लस बीटा। तो अब यहाँ पर से x की वैल्यू 0 डाली इसके अंदर, तो 0 इसमें जाएगी तो वो कहीं ना कहीं किससे तीर लगेगा, -1 के। यानी कुल मिला के 0 की इमेज -1 है, तो आप इसमें 0 डाल दो। जैसे ही आप 0 डालोगे तो आपको पता चलेगा कि अल्फा, ये जो तीर है ये किसकी तरफ जा रहा है, 0 का तीर लग रहा है किसको, -1 को। डालो भाई -1, तो एफ ऑफ 0 मतलब समझ गए, यानी अल्फा इंटू 0 प्लस बीटा बराबर -1 हो जाएगा। तो आपको पता है यहाँ से बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, -1। तो बीटा की वैल्यू -1 आ गई। अब दूसरी इक्वेशन बना लो आप किसी की, तो 1 का तीर लग रहा है 1 को, तो आप यहाँ पर से 1 डाल सकते हो, कोई सा वैल्यू डाल लो, फर्क नहीं पड़ेगा। तो यानी अगर मैं आपसे बोलूँ कि एफ ऑफ मेरे पास आ रहा है कितना, एफ ऑफ 1 का तीर किसको लग रहा है 1 को, तो यहाँ पे 1 डालो, 1 किस में जाएगा, इसमें। एल्फा इंटू 1 प्लस बीटा बराबर में 1, तो यानी एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 आ गई है। और अगर एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई तो बीटा आप रख दो इसमें -1। और आपको पता है कितना आएगा, एल्फा -1 बराबर 1, तो एल्फा की वैल्यू होगी 2। तो एल्फा बीटा आते ही अपने पास एफ एक्स पूछ रहा है, तो एफ एक्स कितना आ जाएगा, लिख दो इसमें सीधा, एफ एक्स बराबर में एल्फा अपने पास आया 2, तो 2x प्लस में बीटा कितना अपने पास -1 है, 1 है, -1 है। हटाओ इसको, अरे एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये तो बीटा रहने दो, और यहाँ पर से हमारा वैल्यू जो है इधर से ये आपका हो जाएगा माइनस, तो ये आपका एफ एक्स आ गया। ठीक है, बीटा की वैल्यू रख दी इधर से और ये अल्फा की वैल्यू रख दी, तो ये इसका आंसर फाइनली आ गया। उसके बाद अपने पास एक और क्वेश्चन है इसका कि यहाँ से आपके पास कोई एफ आर से आर जा रहा है, डिफाइंड बाई ये पीस फंक्शन आ गया फिर से, तो आपसे ये बेसिक बेसिक बातें पूछ रहा है। तो एफ ऑफ 2 जल्दी से बताओ कितना आएगा। तो अपने पास जो पहला है अपने पास एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 2 कितना आएगा, 2 कहाँ पर जाएगा, देखो बताया था ना पीस फंक्शन, तो 2 मतलब है यहाँ पर से 0 से छोटे पर, एक्स की वैल्यू 0 से छोटे पर ये आएगा, 0 पर ये आएगा, और पॉजिटिव है 0 से बड़ा तो ये आएगा, तो 2 पॉजिटिव है, तो यानी कि वो 2 इसमें जाएगा, तो यानी इसमें जाएगा, तो 4 इंटू 2 प्लस 1 कितना, 4 दूनी 8 और 1 9। ठीक है, उसके बाद अगर सेकंड पूछो आपसे, तो एफ ऑफ -2 आ रहा है, -2 आपको पता है ना, एक्स लेस देन 0, मतलब यहाँ पर से ये फंक्शन आएगा अपने पास 3 इंटू -2 ये इतना जाएगा -6 -2 मतलब -8। ठीक है, उसके बाद अपना तीसरा जो आएगा वो क्या है, तीसरा मेरे पास आया है 0। 0 में आपको बोला है कि जब 0 एक्स के लिए तो उस वक्त सीधा आंसर आएगा 1। उसके बाद अगला है आपका फोर्थ, और फोर्थ क्या है अपने पास, एफ ऑफ 3.5। 3.5 कहाँ पर आएगा, क्योंकि 3.5 पॉजिटिव है, तो एक्स की वैल्यू पॉजिटिव जब है तो ये आंसर आएगा। इसमें रख देते हैं 4 इंटू में 3.5 प्लस में 1, इसको मल्टीप्लाई करके सोल्व कर दो, तो कितना आएगा, 4 पंजे 20, 0 4 3 बड़ा 14, तो ये आ गया 140, और डेसिमल के बाद आ गया तो 14 प्लस 1 कितना आ गया 50। तो ये इसके आंसर है, क्लियर है। ओके, तो हम पहुंच गए हैं अपने एंड पे। तो
आज का लेक्चर जो था बिल्कुल बेसिक था फंक्शन के ऊपर। फंक्शन क्या था मैंने सारा बता दिया, इक्वल फंक्शन समझ लिया, डोमेन रेंज समझ लिया, बेसिक बेसिक पर निकालना भी सीखेंगे। लेकिन उससे पहले जो अगला लेक्चर आएगा ना वो आपका आएगा फंक्शन के ऊपर। फंक्शन के ग्राफ बनाओ, ग्राफ को ऑब्जर्व करेंगे, ग्राफ में चेंजेस कैसे होते हैं उसके हिसाब से डोमेन और रेंज के बारे में बात करेंगे। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। टाटा बाय बाय, अपने आप को खुश रखो, फिट रखो और पढ़ाई करते रहो भैया। टाटा बाय बाय।